तो चलिए यहीं से बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, अभी जहां से शुरू करेंगे, निजी संबंधों का नीतिशास्त्र। निजी संबंधों का नीतिशास्त्र, इसके लिए कल दो बात हम पढ़ चुके थे। इसमें 3 सवाल थे, आपने देखा था। एक था ये निजी जीवन या संबंधों का नीतिशास्त्र क्या है। दूसरा देखा था इस निजी जीवन पब्लिक संबंधों के नीतिशास्त्र का लक्ष्य क्या है। तीसरा, इसके प्रमुख सिद्धांत और मूल्य कौन से हैं, इसी वाले पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इन्हीं सिद्धांतों में हमने बात की थी बहुसंस्कृतिवाद की, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद की, और मूल्यों में बात की थी सहिष्णुता की, बहुलता की, आत्मनिष्ठता की। इन्हीं को समझने से हम बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले निजी जिंदगी का एक नीतिशास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है बहुसंस्कृतिवाद। इस पर आपको एक लंबा भाषण में देने जा रहा हूं। इस भाषण में बीच बीच में आपसे भी कुछ सवाल पूछते रहेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मल्टी कल्चरलिज्म। इसके दो मायने हैं। आपने पढ़ रखा है कि नीतिशास्त्र एक मानकीय विज्ञान है और बाकी विज्ञान वर्णनात्मक विज्ञान है। नीतिशास्त्र मानकीय विज्ञान है और बाकी विज्ञान वर्णनात्मक विज्ञान है। तो बहुसंस्कृतिवाद को तो सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, इतिहास वाले भी कई बार पढ़ते हैं। तो समाजशास्त्र में अगर बहुसंस्कृतिवाद पढ़ेंगे तो कौन सा मायने होगा। तो ध्यान रखना, अगर मान लो सोशियोलॉजी तुम पढ़ रहे होते और उसमें तुम ये पढ़ते तो हम कहते तुम वर्णनात्मक बहुसंस्कृतिवाद पढ़ोगे। पढ़ाया था कि दो तरह के विज्ञान होते हैं, वर्णनात्मक और मानकीय। तो ये वर्णनात्मक बहुसंस्कृतिवाद होगा, बहुसंस्कृतिवाद का वर्णनात्मक मायने। और दूसरा है जो समाजशास्त्र में नहीं, कहां आएगा, नीतिशास्त्र में। नीतिशास्त्र में कैसी पढ़ाई होती, वर्णनात्मक की मानकीय। मानकीय बहुसंस्कृतिवाद। आप जानते हैं कि वर्णनात्मक में हम चर्चा करते हैं किसकी है, और मानकीय में किसकी चर्चा करते हैं, चाहिए। ठीक है और चाहिए। अब जरा मुझे कोई बहुसंस्कृतिवाद का मानकीय मीनिंग अगर आप में से कोई बता सकता है। आपने सुना होगा शब्द तो मल्टीकल्चरलिज्म, आपने सुना होगा। बताएंगे क्या कि बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है। प्रवचन में शुरू करूं उससे पहले एक मौका दे रहा हूं कि आप में से कोई अगर इसका मायने बता दे तो सुन के उससे बातचीत शुरू की जाए, और अगर नहीं बता पाए तो कम से कम ये पता चलेगा कि नहीं जानते हैं, जिज्ञासा बनेगी मन में, और जिज्ञासा के साथ जब सुनेंगे तो ज्यादा ग्रहण करेंगे। तो कोई जानता है तो बताए। जिसका जिसका बर्थडे है भाई उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने देखा नहीं किसका किसका है, जिसका जिसका है बर्थडे ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई बताएगा। फौजिया कह रही अलग अलग संस्कृति का समूह, अलग अलग संस्कृति का समूह। विद्यानंद कुमार यादव, अरे बता तो देंगे ही, आप भी कुछ बताएंगे। डिफरेंट संस्कृति, ये तो सब है लगा के बता रही श्वेता पवार। एक साथ कई संस्कृतियों का अस्तित्व होना, एक से अधिक संस्कृति की स्वीकृति होना, विभिन्न संस्कृतियों के बीच संबंध और सह अस्तित्व, सामुदायिकता। मल्टीपल टाइप्स के कल्चर को एक्सेप्ट करना, सभी संस्कृति धर्म को एक रूपता से देखना। एक रूपता सारी संस्कृतियों को देखेंगे तो विविधता कैसे बचेगी। सब संस्कृतियों को अगर एक पैमाने से देखेंगे तो विविधता कैसे बचेगी, ये बात कैसे सही होगी। अच्छा देखो जरा सुनो, पहले मेरे कुछ सवालों का और जवाब दो। ये बताओ, किसी लोकतांत्रिक राज्य में, ध्यान सुनना सवाल मेरा, ध्यान से सुनना सवाल, इससे बहुसंस्कृतिवाद का आधार बनेगा। बताओ मुझे कि किसी लोकतांत्रिक राज्य में सारे कानून कहां से बनने चाहिए, संसद से या फिर
कुछ कानून बनाएंगे मौलवी, पंडित, पुरोहित, पादरी, क्या ठीक है? सारे कानून संसद से बनने चाहिए या फिर कुछ कानूनों को पादरी, मौलवी, पुरोहित बनाएंगे? प्रियंका कह रही पार्लियामेंट से, साइमा कह रही संविधान से, संसद से, संसद से, संसद से, संसद से, संसद से। अच्छा, दूसरे सवाल का जवाब दो। पहले सवाल का जवाब तुमने दे दिया, देख लिया। अच्छा, नकुल कुमार का बर्थडे है, बहुत बढ़िया नकुल कुमार जी, खूब तरक्की कीजिए जिंदगी में। आपका बर्थडे, मेरी मैरिज एनिवर्सरी एक ही दिन है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। पार्टी शार्टी कीजिए, नैतिकता तो चलती रहेगी, एक दिन नैतिकता की क्लास छोड़ के पार्टी कीजिए। अभी कर लीजिए पार्टी, रात में करेंगे तो गाना सुना ना, आंटी पुलिस बुला लेगी, तो दिन रहते कर लीजिए, एथिक्स रात में पढ़ लीजिएगा आज। अब हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी वाला मैसेज मत भेजना ज्यादा, रुक जाओ, जो सवाल पूछा उसका मैसेज बताओ, सिर्फ छोड़ दो, मैरिज एनिवर्सरी छोड़ दो। दूसरा सवाल सुनो, दूसरा सवाल, राज्य में सबके कानून का एक सेट होना चाहिए कि अलग अलग नागरिकों के लिए अलग अलग कानून और अलग अलग अधिकार होने चाहिए? कानूनों और अधिकारों का, अरे हो गया, समझ गया, मैरिज एनिवर्सरी रोक दो। कानूनों और अधिकारों का एक ही सेट होना चाहिए सारे नागरिकों के लिए, या अलग अलग नागरिकों के लिए अलग अलग कानून और अधिकार भी होने चाहिए? बताओ। पहले सवाल का जवाब तुमने दिया संसद से, कहा सारे कानून संसद से बने, मौलवी, पुरोहित, पादरी कुछ कानून ना बनाए। दूसरे सवाल का जवाब, एक सेट होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, सभी को समान अधिकार होना चाहिए, सभी के लिए एक समान, सभी के लिए एक कानून। कानून अधिकार दोनों पूछा मैंने। अब देखो, आपने कहा सबके लिए समान होने चाहिए, तुम्हारे ये दोनों उत्तर गलत हैं, ठीक है? तुम्हारे ये दोनों उत्तर गलत हैं। पहला वाला ये उत्तर भी गलत है कि सारे कानून संसद बनाए, और दूसरा वाला ये भी उत्तर गलत है कि सबके लिए एक कानून और एक अधिकार होना चाहिए। और ये जिसने गलत कहा, उसी कॉन्सेप्ट का, उसी सिद्धांत का नाम है बहुसंस्कृतिवाद। अब तुम्हारे दिमाग में जिज्ञासा बन जानी चाहिए कि कैसे गलत हो गया ये, संसद सारा कानून बनेगा, क्या गलत है इसमें? सबका एक अधिकार और सबके लिए एक कानून, इसमें क्या गलत है? जरा समझो इस बात को। इसी से मेरे प्रवचन की पृष्ठभूमि तैयार होगी, जब पता चल गया कि भक्त अज्ञानी है, बंधन में है, और उनको मोक्ष दिलाने के लिए गुरु को उनको ज्ञान देना पड़ेगा, तभी गुरु ज्ञान देगा ना। तो ये पता चला कि सारे भक्त अज्ञानी हैं। अब इन्हीं अज्ञानी भक्तों को जन्नत तक पहुंचाने के लिए, सही रास्ते पर ले आने के लिए, सुनिए गुरु का प्रवचन। जिसको तुमने कहा कि सबका कानून संसद से बने, राज्य के सारे नागरिक राज्य की निगाह में एक समान होने चाहिए, सबको अधिकार बराबर मिलना चाहिए, सबके लिए कानून एक होना चाहिए, इसको पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं नागरिकता सिद्धांत। नागरिकता सिद्धांत, नागरिकता सिद्धांत में राज्य मानता है कि हमारे भीतर रहने वाले सभी नागरिक एक तरह के। जब नागरिक एक तरह के, तो उनके लिए अधिकार एक तरह के और उनके लिए कानून एक तरह के। लेकिन मामला ठीक नहीं है, ऐसे ठीक नहीं जैसे मैं इसकी बानगी तुमको समझाता हूं। मान लो ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन की संसद है। अब जरा बताओ, ब्रिटेन की संसद में, जब ब्रिटेन में 90% लोग गोरे हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं, चर्च जाने वाले हैं, बाइबिल को धर्मग्रंथ मानने वाले हैं, आईडू बोल के शादी करते हैं ना, कुबूल कुबूल बोल के करते हैं ना, 7 चक्कर लगा के करते हैं, चर्च जाते हैं, आईडू बोलते हैं, लड़की बोलती है आईडू, लड़का बोलता है आईडू, दोनों की शादी हो जाती है। खान पान पहनावे में एक तरह के खान पान पहनावे का पालन करते हैं, क्योंकि उनका मूल राज्य इंग्लैंड है। लेकिन उसी राज्य में 10% लोग काले हैं, भूरे हैं, अफ्रीकी हैं, एशियाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं। 10% लोग इस तरह के, 90% गोरे हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं, दिवाली दशहरा नहीं मनाते, क्रिसमस धूमधाम से मनाते हैं। अब इस राज्य में अगर यहां की संसद है, तो संसद में कौन होगा? जब 90% जनता ईसाई, गोरे लोगों की, अंग्रेजी बोलने वालों की, चर्च जाने वालों की, ये 90% जनता होगी, तो इनकी संसद में कौन होगा? इनकी संसद में भी ईसाई, गोरे लोग, अंग्रेजी बोलने वाले, बाइबिल को किताब मानने वाले, यही होंगे। अब अगर तुम इनसे सारा कानून बनवाओगे, सारा कानून ही बनवाओगे, तो बताओ, इन ईसाइयों को अगर हिंदुओं के सांस्कृतिक जीवन का कोई कानून बनाना पड़ा, मुसलमानों के सांस्कृतिक जीवन का कोई कानून बनाना पड़ा, तो क्या ईसाइयों को इस्लाम की संस्कृति और हिंदुओं की संस्कृति के बारे में जानकारी है? और अगर नहीं है, और तुम कहोगे कानून संसद बनाएगी और संसद बहुमत से कानून बनाएगी, तो इसका तो ये हो गया कि तुम 3% हिंदू, 5% इंग्लैंड में रहने वाले मुसलमान, उनका सांस्कृतिक कानून भी 90% ईसाइयों से बनवा रहे हो। क्या कर रहे हो कि हिंदू मुसलमान के सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी राज्य को कोई विधान बनाना पड़ा। इस वाला हिंदू कोड बिल भारत में बना था। ठीक वैसे इंग्लैंड अगर हिंदू कोड बिल बने, कौन बनाएगा? संसद। संसद में कौन बनाएगा? ईसाई। कौन बनाएगा? गैर हिंदू लोग, क्योंकि उनका बहुमत है। कोई कानून संसद में कैसे बनता है? बहुमत से। बहुमत तो ईसाइयों का ही रहेगा। तो क्या यह बात ठीक लगेगी कि हिंदू मुसलमानों का कानून ईसाई लोग बनाए? क्योंकि हमारा जीवन तो दो भागों में बटा है ना, एक जीवन हमारा बौद्धिक है, एक जीवन हमारा सांस्कृतिक है, निजी है।
बौद्धिक जीवन के लिए तो सबका नियम ठीक है, सबके कानून एक हो गए, लेकिन सांस्कृतिक जीवन के भी तो कानून होते हैं। जैसे मैंने भी उदाहरण दिया, भारत में आजादी के बाद हमारी संसद ने हिंदू कोड बिल बनाया, हिंदू कोड। अंबेडकर ने उसका प्रपोजल तैयार किया और जवाहरलाल नेहरू ने उसको पास करवाया। तो हिंदू कोड का मतलब तो हिंदुओं के सांस्कृतिक जीवन से। तो क्या इंग्लैंड की पार्लियामेंट हिंदू कोड बिल ऐसा बनाना होता तो क्या पार्लियामेंट से बना देती? हिंदू कोड बिल में ज्यादातर सांस्कृतिक मामले होंगे, धार्मिक मामले होंगे, आस्था के मामले होंगे। उनके संदर्भ में पार्लियामेंट ने भारत की क्या किया था? कानून बनाया था। तो क्या इंग्लैंड की पार्लियामेंट भी ऐसा कानून बनाया ठीक होगा? अगर आप कहेंगे नहीं, ईसाई हिंदुओं का कानून कैसे बना सकते हैं? उनको क्या पता हिंदू संस्कृति के बारे में? मुसलमानों का कानून कैसे बना सकते हैं? इसका मतलब है कि सारे कानून संसद बनाएगी। लोकतंत्र में बात सुनने की तो ठीक लगती है, लेकिन आस्था और संस्कृतियों के मामले में अगर कानून बनाना है, विवाह, तलाक, परिवार के बारे में कोई कानून बनाना है जो निजी मामले हैं, तो विवाह, परिवार, तलाक ये सब सारी संस्कृति में जैसा थोड़ा होता है। इसका कानून अगर संसद बनाने लगी तो कल को कह देगी कि हिंदू भी आई डू बोल के शादी करेंगे, मुसलमान भी आई डू बोलेंगे, चर्च जाकर शादी करेंगे। और यही होता था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 1950-55 तक हिंदू चर्च जाकर शादी करते थे, मुसलमान को भी चर्च जाकर शादी करनी पड़ती, तभी शादी रजिस्टर होगी। रजिस्टर नहीं होगी तुम्हारी शादी, समझ? अब इस तरह से भारत आ जाओ। भारत की संसद में कौन होगा? भारत में 85-88% हिंदू रहते हैं। 85 नहीं, 80 समझ लो, 80% हिंदू रहते हैं। 80% हिंदुओं वाली संसद अगर मुसलमानों के विवाह का नियम बनाने लगेगा तो संसद में नियम बनाए, लेकिन संसद में बैठा कौन है? हिंदू। तो क्या मुसलमान लोग शादी ब्याह कैसे करें, इसका नियम कानून बनाने का मामला हो तो क्या हिंदू बना दे? या तो करें संसद बनाए। संसद में है कौन? संसद में हिंदू ज्यादा है। तो जहां सांस्कृतिक मामला है वहां हिंदू अगर मुसलमानों का कानून बनाएंगे तो क्या ठीक होगा? नहीं। इससे क्या पता चला कि देखो कानून दो तरह के होते हैं। एक कानून होता है जैसे गणित में ना 7 धन 5 12 होता है, सबके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, सबके लिए। ये बौद्धिक बात है। लाल बत्ती पर, रेड लाइट पर सब रुकेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। नहीं रुकेंगे सबको 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया चालान देना पड़ेगा, सबके लिए एक नियम, ठीक बात है। लेकिन शादी ब्याह एक तरीके से करेंगे, इसका नियम एक हो सकता है। तो मुसलमान कैसे शादी करेंगे? कौन तय करेगा? मुसलमान शादी कैसे तय करेंगे? मुसलमान तय करेंगे, संसद तय करे? आप कहेंगे मुसलमान तय करे। और मुसलमानों में उनके मौलवी, उलेमा, वो तय करे शादी कैसे करेंगे मुसलमान। इसका मतलब एक नागरिक जब राज्य में रहता है तो उस नागरिक को दो तरह के नियमों की जरूरत पड़ती है। एक जिससे वो शादी ब्याह, तलाक, परिवार ये सब चलाता है, और दूसरा नियम जिससे वो जमीन खरीदता है, रेड लाइट पे रुकना है कि जाना है ये तय करता है, जिसमें अपराधों पर क्या सजा होगी ये तय होता है। अब अपराध करे हिंदू मुसलमान तो दोनों के लिए एक सलूक होना चाहिए, और चूंकि एक सलूक होना चाहिए बौद्धिक बात है, इसका नियम संसद बना दे। क्योंकि जब संसद ये बनाएगी नियम कि हत्या के लिए क्या सजा होनी चाहिए, तो संसद हिंदू मुसलमान को सोच के नियम नहीं बना रही, सामान्य नागरिक को सोच के नियम बना रही है। जैसे आप 7 धन 5 जोड़ते हैं तो ये नहीं सोच के जोड़ते कि मुसलमान के लिए जोड़ रहे हैं या हिंदू के लिए जोड़ रहे हैं। 7 धन 5 सबके लिए जोड़ते हैं। वैसे लाइट जंप करेगा एक आदमी तो क्या सजा होनी चाहिए ये सोचते हैं, आप हिंदू मुसलमान नहीं सोचते। तो ये वाला कानून संसद बना ले। जिस कानून में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी सोचने की जरूरत नहीं, वो कानून संसद बना ले। लेकिन जिस कानून का संबंध संस्कृति से है, क्योंकि हमारे संस्कृति के भी नियम है, उन नियमों को संसद ना बनाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब होगा कि बहुसंख्यक वर्ग की संसद ने अल्पसंख्यक वर्ग के सांस्कृतिक नियम बना दिए। उस बहुसंख्यक वर्ग ने जिसको अल्पसंख्यक संस्कृति की ठीक से जानकारी भी नहीं है। क्या क्या निकला कि एक राज्य में कानूनों के निर्माण की 2 संस्थाएं होनी चाहिए। 2 संस्थाएं होनी चाहिए, एक संसद और एक समुदाय। संसद बनाएगी बौद्धिक कानून और समुदाय बनाएगा निजी कानून, पर्सनल लॉ। कौन सा लॉ? पर्सनल लॉ। इसका मतलब सारे लॉ यूनिफॉर्म नहीं होंगे। यूनिफॉर्म मतलब समझते हो? यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा। सबके लिए एक नियम बनाया जाएगा और राज्य में उस नियम को बनाने का काम हिंदुओं की बहुसंख्यक संसद करेगी, ईसाइयों की संसद करेगी। तो जब सबके लिए एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे तो उसमें वो ईसाई वाला व्यू पॉइंट, उसमें वो हिंदू वाला व्यू पॉइंट डाल देंगे। इसलिए एक सिद्धांत आया, इसने क्या कहा कि एक ऐसे राज्य में जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अलग अलग रहते हैं, 2 अलग अलग समुदाय रहते हैं, कुछ लोग बहुसंख्यक है कुछ अल्पसंख्यक हैं, उस राज्य में अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा के लिए अल्पसंख्यकों को वही स्वतंत्रता, समानता, न्याय मिलने के लिए जो बहुसंख्यकों के पास है, हमको अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के सांस्कृतिक प्रभुत्व से बचाना होगा। और ऐसे सांस्कृतिक प्रभुत्व से बचाने के लिए हमको अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक कानूनों को संसद से बनवाने के बजाय निजी कानून के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए। मुसलमानों के सांस्कृतिक मामले मुसलमान खुद तय करें, ईसाइयों के मामले ईसाई खुद तय करें। इससे क्या बनेगा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो पर्सनल कानून बनाएगा, पर्सनल लॉ बनाएगा। और लॉ बनाएगा ये वो जो सिर्फ आस्था के लॉ होंगे, वो जो संस्कृति के नियम होंगे, उसको संसद से बनाने के बजाय अल्पसंख्यक समुदाय अपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बनाएगा। अब अधिकार की बात हो, अधिकार तो कहा सबको एक समान अधिकार होना चाहिए, एक ही अधिकार होना चाहिए। नहीं, ये बात भी सही नहीं। जो अधिकार हमारे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति के तौर पर हमारे अधिकार से जुड़े हुए हैं, वो तो सबके समान हो, ठीक बात है। लेकिन मैं अकेले व्यक्ति थोड़े हूं, मैं तो व्यक्ति होने के साथ साथ हिंदू भी हूं, मुसलमान भी हूं, सिख ईसाई भी हो सकता हूं। तो व्यक्ति होने के नाते सबके अधिकार बराबर, ये तो चलो बात ठीक तुमने कही। लेकिन व्यक्ति में मुसलमान हूं तो क्या मैं होली मनाने का अधिकार चाहूंगा? कि मुसलमान होने पर मैं ईद मनाना चाहूंगा? मैं कौन सी छुट्टी लेना चाहूंगा? ईद की छुट्टी की होली की छुट्टी? मुसलमान होने पर मैं ईद की छुट्टी लेना चाहूंगा, होली की नहीं। और हिंदू होने पर मुझे होली की छुट्टी चाहिए, ईद की नहीं। लेकिन जब आप एक राज्य में सबके लिए एक नियम बनाएंगे तो क्या कर देंगे आप? इंग्लैंड में कह देंगे नहीं होली की छुट्टी होगी, ना ईद की छुट्टी होगी, केवल क्रिसमस की छुट्टी होगी। तो बताओ, अगर केवल क्रिसमस की छुट्टी करोगे, सबके लिए एक नियम बना दिया, सबको त्योहार मनाने का अधिकार दिया, तो क्रिसमस मनाने का अधिकार दिया, तो इसका मतलब राज्य ईसाइयों का राज्य है। ईसाई त्योहार हिंदुओं से कह रहे हो मनाओ, ईसाई त्योहार मुसलमानों से कह रहे हो मनाओ, और ईद होली के दिन छुट्टी नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब
अरे भाई, हम ईद मनाने का अधिकार चाहते हैं, क्रिसमस का नहीं। हम होली मनाने का अधिकार चाहते हैं, क्रिसमस का नहीं। हम साड़ी पहनने का अधिकार चाहते हैं, स्कर्ट का नहीं। हम हिंदी भाषा सिखाने का, उर्दू भाषा सिखाने का अपने बच्चों को अधिकार चाहते हैं, केवल अंग्रेजी पढ़ाने का नहीं। तो अगर आप सब लोगों को एक ही तरह के अधिकार देंगे तो फिर तो आप एक रूपता पैदा कर रहे हैं। लेकिन एक राज्य में रहने वाले सारे लोग सब मामलों में एक रूप नहीं है। मनुष्य के तौर पर तो सब समान है, व्यक्ति के तौर पर समान है, लेकिन अपनी संस्कृतियों के तौर पर सब एक समान नहीं है। इसलिए हर आदमी को अलग सांस्कृतिक अधिकार चाहिए। हिंदू को अलग कल्चरल राइट चाहिए। हिंदू अपने किसी परिवार के सदस्य के मरने के बाद उसका नदी के किनारे अंतिम संस्कार करना चाहेगा। आप कहेंगे दफना दो, कहेंगे दफनाएंगे नहीं हम। मुसलमान दफनाना चाहेगा, जलाना प्रवाहित नहीं करना चाहेगा। तो कल्चर अलग अलग है, तो कल्चरल राइट्स भी कैसे होने चाहिए? अलग अलग। एक कल्चर से सबके अधिकार की मांग पूरी नहीं होगी। तो क्या तय हुआ? राज्य में ना तो कानून बनाने की संस्था एक होनी चाहिए और ना राज्य में अधिकार एक होने चाहिए। क्या होना चाहिए? दो कानून और दो अधिकार। कौन से दो कानून? एक वो कानून जो बौद्धिक जीवन से संबंधित है, वो बनाए संसद, और एक वो कानून जो सांस्कृतिक जीवन से संबंधित है, वो बनाए समुदाय। अच्छा देखो, इसमें अगर किसी राज्य में ईसाई बहुसंख्यक हैं तो ईसाइयों का सांस्कृतिक कानून भी संसद बना लेगी। हिंदू बहुसंख्यक हैं तो हिंदुओं का सांस्कृतिक कानून भी संसद बना लेगी। तो जो मैंने कहा कि कानून बनाने की दो संस्थाएं होनी चाहिए, किसके लिए चाहिए दो संस्थाएं? बहुसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों को एक संस्था चाहिए संसद, जहां से सामान्य कानून जो हिंदुओं के लिए बने वही मुसलमानों के लिए बने। अल्पसंख्यकों मुसलमानों को। लेकिन सांस्कृतिक जीवन के संबंध में अल्पसंख्यकों को संसद नहीं चाहिए। सांस्कृतिक जीवन के संबंध में अल्पसंख्यक चाहते हैं कि हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा कानून बनाए। लेकिन सांस्कृतिक मामलों में संसद हिंदुओं का नियम बना सकती है, क्योंकि अगर संसद से हिंदुओं का सांस्कृतिक नियम बनाया जाएगा तो असल में हिंदुओं ने हिंदुओं का नियम बनाया, क्योंकि संसद में हिंदुओं का बहुमत है और उनको अपनी संस्कृति की जानकारी है। तो क्या निकला निष्कर्ष? राज्य में कानून के दो सेट होने चाहिए। एक कानून का सेट जो कौन सा होगा? जो बौद्धिक होगा, सार्वजनिक जीवन के लिए होगा, उसको संसद बनाएगी। और दूसरा कानून का सेट जो सांस्कृतिक जीवन के कानून होंगे, उनमें अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक जीवन के कानून अल्पसंख्यक समुदाय खुद बनाएगा। तो कानून बनाने की दो संस्थाएं। अधिकार में एक अधिकार जो व्यक्ति के तौर पर, मानव के तौर पर, नागरिक के तौर पर चाहिए, सबके लिए समान होंगे। लेकिन जो अधिकार मुझे सांस्कृतिक पहचान के आधार पर चाहिए, मुसलमान होने के तौर पर, पारसी होने के तौर पर, ईसाई होने के तौर पर चाहिए, वो अधिकार अलग होने चाहिए, विशिष्ट अधिकार होने चाहिए। मुसलमान होने पर मुझे विशिष्ट अधिकार मिले, ईसाई होने पर विशिष्ट अधिकार मिले, मुसलमान होने पर मुझे मस्जिद जाके जुम्मे की नमाज पढ़ने का अधिकार मिले, मुसलमान होने पर मुझे ईद मनाने का अधिकार मिले, हिंदू होने पर मुझे अपने मृतकों को जलाने का अधिकार मिले। सबके अधिकार की मांग अलग अलग है। यह सिद्धांत जो यही कहता है, क्या कहता है? कि राज्य में रहने वाले नागरिक दो पहचान के साथ राज्य में रहते हैं। एक उनकी नागरिक की या व्यक्ति की पहचान है, जिस मामले में सारे समान हैं। लेकिन जब कोई एक नागरिक राज्य में रहता है तो अपनी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान छोड़ता नहीं, उसके साथ रहता है। तो मैं भारत में रहूंगा तो भारतीय हूं, मेरी एक पहचान है। लेकिन जब मैं भारत में रहूंगा तो मैं हिंदू हूं, यह भी मेरी एक पहचान है। तो राज्य सिर्फ मेरी भारतीय की पहचान की मांग पूरी नहीं कर सकता, राज्य को मेरी हिंदू की मांग भी पूरी करनी पड़ेगी, राज्य को मेरे मुसलमान की मांग भी पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए व्यक्ति की मांग पूरी करने के लिए राज्य एक कानून, एक अधिकार देगा, जिस मामले में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब व्यक्ति हैं, सब नागरिक हैं, तो एक कानून, एक अधिकार। लेकिन सांस्कृतिक मामलों में राज्य मुझे अलग अधिकार देगा। क्या होगा इससे? इसे बताओ। जब मुसलमान अपना नियम खुद बनाएंगे, मुसलमानों के पास अपनी संस्कृति के विशेष अधिकार होंगे, ईसाइयों के पास विशेष अधिकार होंगे, तो उनकी संस्कृति नष्ट होगी कि बची रहेगी? उनकी संस्कृति पर हिंदू हावी हो पाएंगे, ईसाई हावी हो पाएंगे इंग्लैंड में, या उनकी संस्कृति पूरी तरह संरक्षित रहेगी? अगर आप कहेंगे कि अगर उनको आपने अपना नियम बनाने की आजादी खुद दे दी, कल्चरल मामलों में उनको अलग से अधिकार दे दिए, तो फिर तो उनकी संस्कृति पर कोई खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि जब मुसलमानों का नियम बनाएंगे, मुसलमानों को अपने सारे कल्चरल राइट्स मिल गए, तो क्या बचेगी? सांस्कृतिक बहुलता। कितनी संस्कृतियां राज्य में रहेंगी? बहुत सारी। यही कॉन्सेप्ट जो कहता है कि बहुत सारी संस्कृतियों को राज्य में बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए कानूनों और अधिकारों के दो सेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दो सेट होने चाहिए। एक सभी के लिए समान कानून, यूनिफॉर्म लॉ, और दूसरा पर्सनल लॉ। एक यूनिवर्सल राइट्स, सार्वभौमिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, दूसरे कल्चरल राइट्स। फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट्स सबके लिए एक होंगे, कल्चरल राइट्स अलग होंगे। यूनिफॉर्म लॉ सबके लिए एक होगा, पर्सनल लॉ अलग होगा। जो सिद्धांत ऐसा मानता है, उस सिद्धांत से क्या माना जाता है? क्या ऐसा मानने पर सिद्धांत, एक राज्य में जो विविधता है, किसकी? बहुत सारे अल्पसंख्यक रहते हैं और कोई बहुसंख्यक रहता है, राज्य के वो सारे अल्पसंख्यक निजी कानूनों से अपनी संस्कृति बचा लेंगे, अपनी संस्कृति के सारे नियम खुद बनाएंगे और विशिष्ट सांस्कृतिक अधिकारों से पूरी आजादी के साथ अपने सांस्कृतिक जीवन को राज्य में जिएंगे। इससे कोई संस्कृति नष्ट नहीं होगी, कोई संस्कृति किसी दूसरी संस्कृति पर हावी नहीं हो पाएगी, कोई संस्कृति दूसरी संस्कृति के नियम बना के उसको प्रभुत्व के भीतर नहीं ला पाएगी। इससे अलग अलग संस्कृतियां एक साथ बनी रहेंगी, बहुलता बनी रहेगी, समानता संस्कृतियों के मध्य बनी रहेगी। जो सिद्धांत कहता है उसी सिद्धांत को बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात जो इस बात से भी सीखी, अभी बात काफी लंबी है, क्या कहेंगे? क्या इसका मंत्र कैसे? किसी राज्य में रहने वाले सभी नागरिक सभी मामलों में समान नहीं होते।
व्यक्ति मनुष्य के तौर पर सभी समान है तो अपनी सांस्कृतिक पहचान के तौर पर एक दूसरे से भिन्न है। अतः किसी राज्य को दो तरह के कानून और अधिकार अपने नागरिकों को देने चाहिए। एक वे जो उनकी समानता तथा एकरूपता को ध्यान में रखकर बनाए जाएं, और दूसरे वे जो उनकी विविधता, भिन्नता तथा अलगाव की रक्षा करें। फिर सुन लेना, अतः किसी राज्य को दो तरह के कानून अधिकार अपने नागरिकों को देने चाहिए। एक वे जो उनकी समानता तथा एकरूपता को ध्यान में रखकर बनाए जाएं, दूसरे वे जो उनकी विविधता, भिन्नता तथा अलगाव की रक्षा करें। एक राज्य में रहने वाला मुसलमान क्या चाहता है? जमीन खरीदने में जो रजिस्ट्री स्टैंप ड्यूटी लगे वो वही उसको देनी पड़े जो हिंदुओं को देनी पड़ती है। इस मामले में क्या चाहता है? समान नियम हो। लेकिन शादी क्या वो आग के चारों ओर 7 चक्कर मार के करे हिंदुओं की तरह? नहीं। इस मामले में चाहता है कि हिंदुओं के शादी ब्याह का तरीका मुसलमानों पर लागू ना हो। तो मुसलमान क्या चाह रहा है? दो बात चाह रहा है। एक चाह रहा है रेड लाइट का चालान जो हिंदुओं से लोगे वही हमसे भी लो, जो जमीन की रजिस्ट्री की स्टैंप ड्यूटी हिंदुओं से लोगे वही हमसे लो, किसी अपराध पर जो सजा उनको होगी वैसे हमको दो। सब मामले में समानता रखो। लेकिन दूसरा मामले क्या चाह रहा है? दूसरे मामले में चाह रहा है कि हमारे मृतक को दफनाने का हमारा तरीका, हमारी मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने की आजादी, हमारा ईद, हमारे शादी ब्याह का तरीका, इन सब मामलों में हम हिंदुओं से अलग बने रहेंगे। तो यह सिद्धांत क्या कह रहा है? कह रहा है जब राज्य में नागरिक जो है राज्य का नागरिक भी है और मुसलमान भी है, राज्य का नागरिक भी है, हिंदू भी है, तो राज्य को दोनों काम करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के तौर पर उसकी जो मांग है सबके समान ट्रीट करो, वो ध्यान में रखो, और एक जो सांस्कृतिक पहचान के आधार पर चाहता है कि हमारा अलगाव, हमारी भिन्नता बनी रहे, उसको प्रोटेक्ट करो। कैसे होगा? ये होगा तब जब आप क्या करेंगे? दो तरह के कानून और अधिकार बनाएंगे। कौन कौन से? व्यक्ति या मनुष्य की पहचान को ध्यान में रखकर सभी के लिए एक समान कानून और समान अधिकार। दूसरा, सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखकर मूलतः सांस्कृतिक पहचान में किसको खतरा होगा? बहुसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को। तो सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखकर मूलतः अल्पसंख्यकों के लिए क्या चाहिए? निजी कानून और विशिष्ट सांस्कृतिक अधिकार। पर्सनल लॉ चाहिए और स्पेशल राइट चाहिए। अब विशिष्ट सांस्कृतिक अधिकार जैसे जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29-30, आर्टिकल 29-30 किसको मिला है? हिंदुओं को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को या बहुसंख्यकों को? अगर आप कहेंगे अल्पसंख्यकों को, तो क्या क्या राज्य ने आर्टिकल 29-30 से विशेष अधिकार दे दिया? राज्य में कोई बहुसंख्यक शिक्षण संस्था होती है? नहीं, अल्पसंख्यक होती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, खालसा कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज है, सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली का मशहूर सेंट स्टीवेंस कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज है, मिशनरी स्कूल ईसाई चलाते हैं, मदरसे मुसलमान चलाते हैं, सब माइनॉरिटी संस्थाएं। लिपि भाषा के लिए इनको विशेष संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। चाहिए अल्पसंख्यकों की मांग के हिसाब से विशिष्ट सांस्कृतिक अधिकार है। अल्पसंख्यकों को क्या मिला हुआ है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये जो आइडिया है किस क्या मान रहा है? इससे दो मांग पूरी होगी। इससे क्या होगी? इससे सांस्कृतिक विविधता की रक्षा होगी, इससे अल्पसंख्यकों की भावनात्मक मांग पूरी होगी। इधर वाले से इससे सभी नागरिकों का बौद्धिक भौतिक विकास होगा। ये किसके लिए है? ये है सार्वजनिक जीवन के लिए। और ये किसके लिए है? सांस्कृतिक या निजी जीवन के लिए। ये जो बात कहता है, इसी थ्योरी को क्या नाम देते हैं? तो बहुसंस्कृतिवाद वो थ्योरी है, समझना। बहुसंस्कृतिवाद वो थ्योरी है, नैतिक सिद्धांत है जो कहता है अल्पसंख्यक संस्कृतियों की रक्षा के लिए, अल्पसंख्यक संस्कृतियों को बहुसंख्यकों के प्रभुत्व से बचाने के लिए, अल्पसंख्यकों की भावनात्मक मांग पूरी करने के लिए,
अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक आजादी के लिए, अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनने से रोकने के लिए राज्य में सांस्कृतिक मामलों में अल्पसंख्यकों को निजी कानून और विशिष्ट सांस्कृतिक अधिकार मिलने चाहिए। इसलिए इस राज्य में सारे कानून संसद नहीं बनाएगी। जो सिद्धांत इस तरह से अलग सांस्कृतिक कानूनों, अलग सांस्कृतिक अधिकारों और निजी कानूनों का समर्थन करता है, उस सिद्धांत को बहुसंस्कृतिवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह बात समझ में आई? तो पहली बात तुम समझ गए मल्टीकल्चरलिज्म क्या है। मल्टीकल्चरलिज्म एक आइडिया है, एक सिद्धांत है जो क्या कहता है, राज्य में अल्पसंख्यक संस्कृति खतरे में आ सकती है। कब? जब सारा नियम संसद से बनवाओगे। संसद में बहुसंख्यकों का बहुमत होगा, सांस्कृतिक नियम भी संसद से बनवाओगे तो संसद में बैठे बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की संस्कृति को तरजीह नहीं देंगे। वो अपने सांस्कृतिक नजरिए को सबका सांस्कृतिक नजरिया बना के उसी के संदर्भ में एक समान कानून बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इससे तुम ये भी समझ गए पर्सनल लॉ का आधार क्या है। पर्सनल लॉ क्या मानता है कि अगर किसी राज्य में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दो लोग रह रहे हैं और तुम सबको बराबर मान के नियम बनाओगे तो असल में राज्य में बहुसंख्यकों का हित ही पूरा होगा, अल्पसंख्यकों का नहीं। क्योंकि बराबर मान के नियम बनाओगे तो नियम कौन बनाएगा? सर तुमने बराबर मान के नियम बनाने मतलब तुमने विविधता का, अलगाव का ध्यान नहीं रखा, सबको समान मान लिया। सबको समान मान लोगे तो जो हिंदू होंगे ज्यादा, जो ईसाई होंगे ज्यादा, वो जब पहनावा तय करेंगे तो चूंकि वो कुर्ता पजामा नहीं पहनते, कुर्ता धोती नहीं पहनते, तो किसी दफ्तर के पहनावे में, मान लो इंग्लैंड को किसी दफ्तर के पहनावे को तय करना है तो इंग्लैंड कुर्ता धोती को नहीं परमिट करेगा, पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा परमिट नहीं करेगा। ऐसा नहीं बनाएगा। दफ्तर में सब लोग शर्ट पैंट पहन के आएंगे, सूट पहन के आएंगे, क्योंकि सबके लिए एक समान नियम बना रहा है। एक समान नियम बनाने में सोचा किसने? एक समान नियम ईसाइयों ने। किसने? इंग्लैंड में रहने वाले बहुसंख्यकों ने। बहुसंख्यक क्या पहनते हैं? पैंट और शर्ट। तो वही वो क्या करेंगे? ऑफिशियल परिधान बना देंगे। क्या त्योहार मनाते हो? क्रिसमस। तो क्या करेंगे? अपने देश में क्रिसमस की छुट्टी कर देंगे, शिक्षण संस्थाएं क्रिसमस के दिन बंद हो जाएंगी, लेकिन वो होली दिवाली की छुट्टी थोड़ी करेंगे। रहते उस देश में इंग्लैंड में मुसलमान हिंदू भी हैं, लेकिन छुट्टी होगी क्रिसमस की। अमेरिका में छुट्टी होगी क्रिसमस की, ना ही ईद की होगी ना दिवाली की होगी। बहुत होगा तो थोड़ा बहुत व्हाइट हाउस में दिवाली मना ली जाएगी, ईद मना ली जाएगी, छुट्टी नहीं होगी। तो फिर तो इसका मतलब है कि आप क्या समझ रहे हैं कि सारे हिंदू मुसलमान अमेरिका में रह के क्रिसमस तो मनाएं, लेकिन ईसाई लोग ना ईद मनाए ना दिवाली मनाए। राज्य ना तो ईद की छुट्टी करे ना दिवाली की छुट्टी करे। तो जब आप समान सोचेंगे सबको तो असल में एक संस्कृति हावी होती जाएगी। अमेरिका ईसाइयों की संस्कृति का घर बन जाएगा, इंग्लैंड ईसाइयों की संस्कृति का घर बन जाएगा, तो सांस्कृतिक विविधता कैसे बचेगी? एक राज्य में रहने वाला हिंदू जो अमेरिका का नागरिक है, लेकिन छुट्टी उसको क्रिसमस पर मिलती है, दिवाली पर छुट्टी मिलती नहीं। एक दो जनरेशन के बाद उसको क्या लगेगा? वहां रहते रहते उसके बच्चों को लगेगा क्रिसमस हमारा त्योहार है, क्योंकि दिवाली तो उन्होंने कभी छुट्टी देखी नहीं। तो दो जनरेशन के बाद उसके दिमाग में दिवाली का महत्व कम हो जाएगा, क्रिसमस का बढ़ जाएगा। अब एक हिंदू ही अगर क्रिसमस का महत्व बढ़ा दे और दिवाली का घटा दे तो फिर वो हिंदू किस बात का रहा? वो भी चर्च जाने लग जाए, मंदिर कम जाए चर्च जाने लग जाए, क्योंकि राज्य में जगह जगह चर्च बना हुआ है। 1950 के पहले तो मंदिर मस्जिद बनने नहीं देते थे ये राज्य। तो फिर तो हिंदू मुसलमान चर्च जाने लग जाए, ईसाई नहीं आएंगे मंदिर और मस्जिद में। तो फिर तो आप जब एक समान नियम बनाएंगे तो क्या होगा? उस राज्य के बहुसंख्यक सारे सांस्कृतिक जीवन पर कब्जा कर लेंगे। इसी बात को जिस सिद्धांत ने कहा कि ठीक नहीं है, तो क्या दावा किया? एक समान नियम नहीं, क्योंकि सारे नागरिक एक समान नहीं है। कुछ मामलों में निजी नियम और अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक रक्षा के लिए उनके विशिष्ट अधिकार, जिससे बहुसंख्यक संस्कृतियों से अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें, अपने बच्चों को गुरुकुल खोल के पढ़ा सकें, अपनी शिक्षण संस्थाएं बना के वहां अपनी लिपि और भाषा सिखा सकें। उर्दू हिंदी सीखेगा बच्चा तो उर्दू हिंदी के बहाने क्या करेगा? वो प्रेमचंद गालिब को पढ़ेगा तो उसको अपने कल्चर की जानकारी हो पाएगी। एक मुसलमान बच्चा उर्दू जाने ही नहीं, अरबी जाने ही नहीं, तो उसकी इस्लामिक लिटरेचर तक पहुंच खत्म हो जाएगी। एक हिंदू बच्चे को हिंदी आती नहीं, संस्कृत आती नहीं, केवल अंग्रेजी आने लगेगी, तो उसकी निगाह में शेक्सपियर, उसकी निगाह में एस.डी. लॉरेंस, ये बहुत बड़े लेखक बन जाएंगे। उसकी निगाह में मोहन राकेश, प्रेमचंद, मुक्तिबोध, इनका कोई महत्व नहीं बचेगा। कबीर सूर को कम जानता रहेगा, शेक्सपियर को, ईट्स मिल्टन को, इनको ज्यादा जानता रहेगा। जब एक हिंदू बच्चा, एक मुसलमान बच्चा भारतीय कवियों को जान ही नहीं पाएगा, हिंदू धर्मशास्त्रों को समझ नहीं पाएगा, पढ़ेगा इंग्लिश लिटरेचर, पढ़ेगा इंग्लैंड के कवियों को, जाएगा चर्च, मनाएगा क्रिसमस, तो कुछ दिन बाद अपना नाम कमाला हैरिस रख लेगा। एक आध जनरेशन बाद वो धीरे धीरे कमाला भी हटा देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस प्रत्याशी थी, सारे उनको फॉक्स न्यूज वाले कमाला कहते थे, कमला तो कोई कहता ही नहीं था। आप किसी ईसाई को ऐसा नाम रखते बहुत कम देखेंगे कि वो ट्रंप हो और ट्रंप सिंह नाम रख ले अपना। भारत में भी नाम रखते हैं ईसाई अपना नाम याकूब सिंह, याकूब यादव थोड़े रख लेते हैं, याकूब मसीह रखते हैं। लेकिन भारतीय गए तो क्या किया? भारतीय गए हिंदू मूल के लोगों ने अपना नाम क्या करा शुरू कर दिया?
उन्होंने उसके साथ ईसाई नाम लगाने शुरू कर दिए। तो ये जो आइडिया है ये कहता है कि जब आप नाम बदल लोगे, आपको अपने धर्म संस्कृति की जानकारी नहीं रह जाएगी, जो धर्म संस्कृति से जुड़ी भाषा उसकी जानकारी नहीं रह जाएगी, तुम्हारे अगली जनरेशन के बच्चे तुम्हारे धार्मिक कैरेक्टर्स को नहीं पहचानेंगे, अपना लिटरेचर नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर तुम्हारी संस्कृति कहां बचेगी? फिर तो एक आध जनरेशन में, पहली जनरेशन के जो लोग गए अमेरिका इंग्लैंड, वो बचा पाएंगे, 2 जनरेशन बाद उनके बच्चे नहीं बचा पाएंगे। वो इंग्लैंड की संस्कृति को ज्यादा समझेंगे, भारतीय होने के बावजूद, हिंदू होने के बावजूद हिंदू भारतीय संस्कृति को कम समझेंगे। ठीक है, ये जो आइडिया है, इसी आइडिया को जो कहता है भाई कि बहुसंख्यकों के प्रभुत्व से अल्पसंख्यकों को बचाओ, इसी आइडिया को बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, एक और नाम है इसके, क्या क्या नाम है इसका? इस बहुसंस्कृतिवाद का एक नाम है क्या? इसको कहते हैं विभेदकारी नागरिकता का सिद्धांत। विभेदकारी नागरिकता का सिद्धांत, इसी को कहते हैं पहचान की राजनीति का सिद्धांत। तो ये भी इसके लिए नाम प्रयुक्त किए जाते हैं। विभेदकारी नागरिकता मतलब एक राज्य में रहने वाले नागरिक सभी मामलों में समान नहीं है। क्या इसका मतलब? राज्य के नागरिक सभी मामलों में समान नहीं है। पहचान का मतलब राज मतलब शासन, शासन के नियम पहचान से तय होने चाहिए। राज का मतलब शासन, नीति का मतलब नियम, पहचान पहचान। शासन के नियम हिंदुओं के लिए अलग होने चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग। उनके हिंदू मुसलमान की आइडेंटिटी की रक्षा करनी चाहिए। इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। और इसको कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इसी से क्या आया? इसी से निकला है पर्सनल लॉ, इसी से निकला है स्पेशल राइट्स। किसके लिए? माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए पर्सनल लॉ और स्पेशल राइट्स। अब ये बात सुनने से तो ऐसा लगता है कि यूसीसी गलत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड गलत है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सारा नियम राज्य बनाएगा। कहां से बनेंगे? संसद से। इसी से क्या बनती है? दुविधा। क्या दुविधा बनती है? इसी से एक दुविधा बनेगी। किसकी दुविधा बनेगी? एक तरफ पर्सनल लॉ और एक तरफ यूसीसी, एक तरफ निजी कानून और एक तरफ समान नागरिक संहिता। अब दुविधा तो आप नहीं समझ पाए। अभी आप ये समझ गए कि पर्सनल लॉ आया कहां से। पर्सनल लॉ आया मल्टीकल्चरलिज्म से। अगर राज्य अपने सारे नागरिकों को सभी मामलों में समान माने तो कोई पर्सनल लॉ नहीं होगा। फिर सारे राज्य के नियम संसद बनाएगी और संसद बनाएगी तो समान नागरिक संहिता होगी। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सबके लिए सब मामलों में एक नियम। क्या करेंगे? ये कह रहा है सभी पहचानों के लिए समान नियम। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, तुमने देखा, विभेदीकृत नागरिकता, अलग अलग पहचान के कौन से नियम? निजी नियम। समझ आई? अब जरा सुनो, कहानी असली यहां शुरू हो रही है। ये फिल्म का ट्रेलर था। इससे तुमने अभी सिर्फ इतना सीखा है, इस ट्रेलर से इतना सीखा है, व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म। बहुसंस्कृतिवाद क्या है? बहुसंस्कृतिवाद एक अवधारणा है जो कहती है कि राज्य में रहने वाले सारे नागरिक सारे मामलों में समान नहीं है। क्या कहती है? ऐसा कह रही है, ये देखो राज्य है, क्या कह रही है? इस राज्य में है ढेर सारी पहचानें। इनमें क्या है? एक बड़ी पहचान होगी किसकी? बहुसंख्यक की। बाकी क्या होंगे? M1, M2, M3, M4। कौन है? और ये है अल्पसंख्यक। राज्य में एक बड़ा बहुसंख्यक वर्ग है, राज्य में बहुत सारे अल्पसंख्यक वर्ग है। अब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक एक पहचान नहीं है, इसलिए इनके लिए सभी मामलों में नियम एक नहीं होगा। इसी राज्य में एक और पहचान कौन सी है? इसी राज्य में एक पहचान भी है, कौन सी? सब क्या है? नागरिक हैं। क्या है? मनुष्य हैं। तो जहां मनुष्य का मामला आएगा वहां हिंदू मुसलमान के लिए एक नियम, और जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मामला आएगा वहां अल्पसंख्यकों के लिए निजी नियम। समझ आई? इसको और एक बढ़िया गोला बना दे रहा हूं, समझ पाओगे। वाला गोला छोड़ दो। यह है बहुसंस्कृतिवाद। यह है बहुसंस्कृतिवाद। देखना ये क्या कह रहा है। यह हमारा राज्य है। इस राज्य में एक तो है सभी मनुष्य हैं, सभी व्यक्ति हैं। इस लिहाज से सबके लिए इस संदर्भ में समान नियम, समान अधिकार। लेकिन एक दूसरे मामले में राज्य में ये बहुसंख्यक हैं और ये सब अल्पसंख्यक हैं। ये सब अल्पसंख्यक। इस वाले मामले में
संदर्भ में अल्पसंख्यकों के लिए निजी कानून एवं विशिष्ट अधिकार, ये बहुसंस्कृतिवाद। दूसरा मॉडल कौन सा है? दूसरा मॉडल है नागरिकता का सिद्धांत। यह था बहुसंस्कृतिवाद का सिद्धांत, जो कहता है राज्य के सभी नागरिक सभी मामलों में समान है, इसलिए ये राज्य और ये सब है कौन? ये सब है नागरिक, इसलिए इनके लिए क्या है? एक समान नियम। इसी को क्या कहते हो? यूनिफॉर्म लॉ। अब अभी देखेंगे कि अगर मामला इतना सीधा होता तो ये वाला तो सीधे काट देंगे, हम खारिज कर देंगे, क्योंकि सब मामलों में हम सबको एक बना देंगे। तो बात दिक्कत दिखाई दे रही, इस लिहाज से तो ये बात सही दिखाई दे रही। तो दुविधा किस बात की? दुविधा तो तब होती है जब दो नैतिक लगने वाली बातें टकराती हैं। इसमें तो लग रहा है ये वाला नैतिक है और ये वाला नैतिक नहीं है। ऐसा नहीं है, इसी को हम सुनने जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ट्रेलर था ये। बहुसंस्कृतिवाद क्यों आया, उसका आइडिया क्या है, आपने पहले समझा। अब ट्रेलर देख लियो तो सिनेमा देखो। चलो दिखाते सिनेमा। बहुत बैक हो गया है क्लास में। क्या बैक हुआ? क्या क्लास चल नहीं रही क्या? क्लास चल नहीं रही क्या? रुक गई क्या? बैक हो गया कोई कह रहा है? क्या बैक हुआ? लाइव नहीं जा रही है? अच्छा, बैकलॉग हो गया है। बैक हो गया मतलब बैकलॉग हो गया। ओह, चल रही है, बढ़िया, सब क्लियर है। तो क्लियर होने का मतलब समझ में आ रहा है कि क्लियर होने का मतलब सब क्लियर है? बहुसंस्कृतिवाद का मायने समझ में आया? ये कौन सा मायने इसका? इसका नॉर्मेटिव मायने है, ध्यान रखना। इसके दो मायने होते हैं, एक नॉर्मेटिव मानकीय और एक वर्णनात्मक। वर्णनात्मक वाला कहां पढ़ते? सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते? समाज में अलग अलग संस्कृतियां एक साथ कैसे रहती, बहुत सारी संस्कृतियां विविधता के रूप में कैसे रहती। तो सोशियोलॉजी कहेगी सलाद पॉट के रूप में, सलाद का पात्र जैसे होता है, इसमें सलाद काट देते हैं हम, अलग अलग फलों सब्जियों काट देते हैं, सब अलग अलग रहते हैं लेकिन प्लेट एक होती है। वैसे कुछ राज्यों में संस्कृतियां एक सलाद के पात्र की तरह रहती, कुछ कहते हैं नहीं, मेल्टिंग पॉट की तरह। मेल्टिंग पॉट जैसे खीर होती है, खीर में दूध आया, चावल आया, ड्राई फ्रूट्स आया, सब मिक्स कर दिया, चीनी विनी, अब सबका अस्तित्व खत्म हो गया, खीर बन गई। उसमें चावल भी है, दूध भी मिक्स हो गए, सलाद में सब अलग अलग है। खीरा खाना खीरा खा लो, टमाटर खाना टमाटर खा लो, प्याज खाना प्याज खाओ, गाजर खाना गाजर खाओ, चुकंदर खाना चुकंदर खाओ, एवोकाडो खाना एवोकाडो खाओ। लेकिन खीर में ऐसा नहीं चावल खाना चावल खाओ, दूध खाना दूध खाओ, खीर में चावल दूध सब मिक्स है। जब हम ये पढ़ते हैं कि कैसे कैसे बहुत सारी संस्कृतियां एक दूसरे के साथ रहती हैं, कोई कहेगा खीर की तरह रहती है, कोई कहेगा सलाद के पात्र की तरह रहती है, ये सोशियोलॉजी है। इथिक्स ऑप्शनल फिलॉसफी के अंतर्गत आता है, मतलब इथिक्स ऑप्शनल नहीं है, फिलॉसफी में इस तरह की डिबेट्स आप पढ़ते हैं, फिलॉसफी ऑप्शनल है। इथिक्स का जो माई बाप सब्जेक्ट है उसका नाम है फिलॉसफी, जहां से इथिक्स निकला है। बिल्कुल निकिता, आपको हिमांशी इतनी देर से ढांढस बता रहे हैं कि अब तो मैं भी कह रहे मजबूर हो गया कि निकिता सब हो जाएगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, हौले हौले हो जाएगा। चिंता मत कीजिएगा निकिता, हिमांशी आपके साथ है, मजबूती से खड़ी हुई है। इतनी सॉलिडिटी जहां एक दूसरे की है आप लोगों की आपस में, वहां कहां बैकलॉग काम करेगा, सारी बाधाएं आप पार कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जरा आइए देखें। अब जरा सुनते हैं कि जो बहुसंस्कृतिवाद का आइडिया है, इससे क्या हासिल करना चाहते थे और क्या माना गया था, इससे होगा क्या और हुआ क्या। जब आप देखेंगे हुआ क्या, तब आप पाएंगे उसी कारण से कुछ लोगों ने कहा समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, और हमारी बन जाएगी दुविधा। दुविधा बनाओगे तभी तो चौथे सवाल पर जाओगे कि दुविधाएं क्या है और इनको हल कैसे करें, क्योंकि सिद्धांत और मूल्य हम क्यों पढ़ रहे हैं, जिससे इन सिद्धांतों के माध्यम से दुविधाएं हल कर सके। हमसे बहुत सारे सिद्धांत, सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत था, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का सिद्धांत था, बहुसंस्कृतिवाद का सिद्धांत था, मैंने बहुसंस्कृतिवाद का सिद्धांत ले लिया और बहुसंस्कृतिवाद का सिद्धांत समझा के आपको समझाया कि क्या है ये, कैसे ये दावा करता है राज्य में कोई एक ही संस्था सारे कानून न बनाए, एक ही तरह के अधिकार सबको न दिए जाए, अल्पसंख्यकों को अलग अधिकार दिए जाए क्योंकि अल्पसंख्यक संस्कृति पर खतरा ज्यादा है, अल्पसंख्यकों को अपना कानून बनाने के लिए छूट दी जाए क्योंकि बहुसंख्यक अपना कानून तो संसद से बनवा सकते हैं, संसद में बहुसंख्यक तो है सारे। तो ये एक बात आपने समझी। लेकिन अब जरा आइए देखते हैं कि इसमें इससे लाभ और हानि, सुनिएगा, लाभ हानि, और इसी लाभ हानि से हमारी क्या बनेगी। अगर इससे कोई हानि ना होती, अगर सिद्धांत से कोई हानि ना होती, तो फिर दुविधा किस बात की। तब तो सीधे सीधे बहुसंस्कृतिवाद पर्सनल लॉ होना चाहिए, इससे दुविधा है। इसका तो जो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो लोग इतने कमजोर नहीं, उनके तर्क भी बहुत मजबूत है।
आप समझ पाएंगे जब हम बहुसंस्कृतिवाद की हानियों को समझेंगे। तो जरा समझिए इसकी हानि को, एक तरफ इसके लाभ को, एक तरफ इसकी हानि को। जब दोनों लाभ हानि होने लगेंगे, जब एक ही सिद्धांत से लाभ भी हो और हानि भी, लाभ भी और हानि भी हो, तो क्या बनती है? तो इससे दुविधाएं बनती हैं या दुविधा बनती है। तो हम देखेंगे कि दुविधा जो बनी इसका समाधान कैसे होगा, कुछ और दुविधाएं देखेंगे, ये बैकग्राउंड बनाएगा। तो जरा लाभों को पहले समझ लेते हैं। केवल लाभ लाभ होता तो बहुसंस्कृतिवाद पढ़ा, निजी जीवन की नैतिकता का सिद्धांत है, कहता है कि आस्था के मामलों में एक नियम नहीं चलेगा, संस्कृति के मामले में एक नियम नहीं चलेगा। तो लाभ भी यहीं से शुरू हो जाएंगे। इसके लाभ की क्या बना लो, लाभ की सूची क्या होगी? इस पहला लाभ जिससे हुआ वो है राज्य क्षेत्रातीत निष्ठा का अंत। राज्य क्षेत्रातीत निष्ठा का अंत इसको कहते हैं, राज्य क्षेत्रातीत को कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी क्या होती है? और लाभ कैसे मिलेगा बहुसंस्कृतिवाद से? देखो, मान लो एक राज्य में अल्पसंख्यकों को आप अलग नियम कानून बनाने की आजादी ना दें। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मत दीजिए आजादी उनको, कहिए कि शादी ब्याह मंदिर में आके करो, भारत में मुसलमान मंदिर में आए, अपने मृतकों को आग में जलाएं, दफनाएं नहीं, हिंदी भाषा सीखें, उर्दू छोड़ दें, दिवाली मनाएं क्योंकि दिवाली की छुट्टी होगी, होली की छुट्टी होगी, सब करें। इंग्लैंड में सूट पहने, चर्च जाएं, क्रिसमस मनाएं। मान लो तुम ऐसा करोगे तो होगा क्या? एक राज्य में, वो राज्य में नागरिक बन गया वो आदमी। कौन? हिंदू या मुसलमान? है इंग्लैंड का नागरिक। इंग्लैंड में पैसा कमा रहा है, इंग्लैंड में बिजनेस कर रहा है, इंग्लैंड में रोजगार उसका है, इंग्लैंड में वोट करता है, नागरिक है तो वहीं वोट करता है। लेकिन जब भारत की, है कौन? हिंदू। लेकिन जब भारत की क्रिकेट टीम जाती है इंग्लैंड खेलने के लिए, मैनचेस्टर में मैच होता है, लिवरपूल में मैच होता है, लॉर्ड्स में मैच होता है, और विराट कोहली चौका मारता है, तो इंग्लैंड का हिंदू नागरिक ताली बजाता है, इंग्लैंड के गेंदबाजों के पिटने में ताली बजाता है। इंग्लैंड का खिलाड़ी जब मारता है तो निराश हो जाता है। भारत मैच में इंग्लैंड को हरा देता है तो खुश हो जाता है, और इंग्लैंड भारत को हरा देता है दुखी हो जाता है। नागरिक किसका है? इंग्लैंड का। सपोर्ट किसको कर रहा है? भारत को। एक मुसलमान है इंग्लैंड में, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की जर्सी पहन के गया है, पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम के चौका मारने पर खुश हो रहा है, और इंग्लैंड के बेन डकेट के चौका मारने पर निराश हो रहा है। इसका मतलब रहते इंग्लैंड में है, कमाते इंग्लैंड में है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक निष्ठा इंग्लैंड के प्रति नहीं है। राज्य में रहने के बावजूद हमारी निष्ठा उस राज्य क्षेत्र से बाहर है। क्या लिखा है? राज्य क्षेत्रातीत निष्ठा, राज्य के क्षेत्र से परे निष्ठा, राज्य के क्षेत्र से बाहर निष्ठा है, राज्य क्षेत्रातीत निष्ठा है। यह आदमी क्या कर रहा है? शादी ब्याह करने के लिए पाकिस्तान आ रहा है, हिंदू भारत आ रहा है, हिंदू दिवाली में छुट्टी लेके आ रहा है भारत, बच्चे का मुंडन संस्कार कराने आ रहा है भारत, तो रह रहा इंग्लैंड में है, लेकिन पैसा कमा के रेमिटेंस से भेज रहा है भारत। पाउंड में कमाया, डॉलर में कमाया किसी देश में, अब पैसा भेज दिया आधा भारत, तो उसकी इकोनॉमी, पैसा कमा रहा है इंग्लैंड में, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है भारत के। मुंडन कराने आ रहा है भारत, रहता इंग्लैंड में, इंग्लैंड मुंडन करा लेता नहीं। ईद मनाने पाकिस्तान जाना चाहता है, शादी करने पाकिस्तान जाना चाहता है, तो ये जो बात होगी, कहा गया खराबी पैदा करेगी। एक राज्य में अगर आप बहुसंस्कृतिवाद नहीं दोगे, अल्पसंख्यकों को लगेगा कि इस राज्य में तो कमाने आए हैं, केवल इसके नागरिक हैं कमाने के लिए, तो वो राजनीतिक रूप से तो राज्य के नागरिक रहेंगे इंग्लैंड के, आर्थिक गतिविधियां करेंगे इंग्लैंड में, लेकिन सांस्कृतिक निष्ठा उनकी है भारत और पाकिस्तान के लिए। और जब जब उनका कोई भावनात्मक मामला आएगा, उनका भावनात्मक लगाव किससे जुड़ा रहेगा? भारत से। वो कभी इमोटिव तरीके से इंग्लैंड के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, इंग्लैंड को अपना राष्ट्र नहीं मानेंगे। क्या समझेंगे? इंग्लैंड कमाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा मिल जाती है, हमारे बच्चों का इलाज हो जाता है, यहाँ रोजगार में कमाई ज्यादा है, इस सब के इंग्लैंड ठीक है। लेकिन कल्चर वल्चर हम अपना मानेंगे, अपनी सब चीजें करेंगे, तो क्या हो गया? एक नागरिक में पैदा होगी राज्य क्षेत्रातीत निष्ठा। उसकी निष्ठा का केंद्र एक ही राज्य नहीं। क्या माना जाता है? एक नागरिक की कंप्लीट निष्ठा एक राज्य में होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में क्या देख रहे हो? अगर राज्य आपकी भावनात्मक मांग पूरी नहीं करेगा, आपको मंदिर नहीं बनाने देगा, शादी भी अपने तरीके से नहीं करने देगा, आपको शिक्षण संस्थाएं नहीं खोलने देगा अपनी, तो फिर आप उस राज्य में रहते हुए भी उस राज्य के प्रति कंप्लीट निष्ठा नहीं रखेंगे। और जब भी कभी मौका आएगा तो आप पाकिस्तान भारत के साथ खड़े होंगे, इंग्लैंड के साथ नहीं। इसलिए बहुसंस्कृतिवाद का पहला लाभ क्या बताया गया कि अगर तुम बहुसंस्कृतिवाद ले आओगे, पहला काम क्या करोगे? अल्पसंख्यकों को कह दोगे लो स्पेशल राइट्स, आर्टिकल 29-30 लो, जो बहुसंख्यकों को नहीं दिए हैं। हमारा आरटी कानून अल्पसंख्यक संस्थाओं पर नहीं लागू होता, बहुसंख्यकों संस्थाओं पर लागू होता है, मतलब नॉर्मल संस्थाओं पर लागू होता है। आप हिंदू के तौर पर भारत में
स्कूल चलाएंगे, आप पार्टी कानून के सारे दायरे में आएंगे, लेकिन आप मुसलमान के तौर पर विद्यालय गुरु मदरसा चलाएंगे, ईसाई के तौर पर चलाएंगे, बहुत सारे प्रावधान पर लागू नहीं होंगे। आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट आप नहीं खोल सकते भारत में। तो अगर किसी राज्य में ये लगे नागरिकों को यार ये तो अपना राज्य भी अगर बना लेते अपने अलग धर्म का भी, इससे ज्यादा राइट्स थोड़े होते वहां। अरे इस राज्य में तो हमको अलग से अपना स्कूल कॉलेज सब बनाने का मौका मिला जो हिंदुओं के पास नहीं। इस राज्य में हमारा अपना निजी कानून चलता है, तलाक विवाह सब हम तय करते हैं, उत्तराधिकार सब हम तय करते हैं। तो बहुसंस्कृतिवाद आती क्या हो जाएगा? अपनी मस्जिद बनाओ, उर्दू पढ़ाओ, मदरसे में भेजो कुरान की तालीम देने के लिए, अपना धर्म सिखाओ, अजान करो, जैसे मन है वैसे जियो। तो क्या होगा? तब एक अल्पसंख्यक एक राज्य में जब रहेगा तो वो राज्य उसके कमाई धमाई का, उसके वोट डालने का, साथ साथ उसके सांस्कृतिक निष्ठा का भी केंद्र हो जाएगा। वहीं की मस्जिदों में वो अपनी जुमे की नमाज पढ़ेगा, वहीं की मस्जिदों में वो ईद की नमाज पढ़ने जाएगा, उसी राज्य में ईद मनाएगा, उसी राज्य में शादी ब्याह करेगा, उस राज्य से पैसा बाहर नहीं भेजेगा। उसकी निष्ठा का केंद्र एक ही राज्य होगा, चाहे राजनीतिक मामला हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो। तो बहुसंस्कृतिवाद क्या कहता है कि इसको अपनाओगे, सही तरीके से अपनाओगे तो अल्पसंख्यक महसूस करेंगे कि हमारा राज्य है। जितना बहुसंख्यक उस राज्य को अपना मानेंगे उतना अल्पसंख्यक उस राज्य को अपना मानेंगे। अगर उस राज्य को अपना मानेंगे अल्पसंख्यक भी, तो राज्य के भीतर रहने वाले अल्पसंख्यकों में राज्य के क्षेत्र से बाहर किसी और राज्य के प्रति उनकी निष्ठा नहीं जुड़ेगी। राज्य क्षेत्रात्मक निष्ठा क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा? बहुत फायदे होंगे। इससे आंतरिक सुरक्षा का संकट नहीं पैदा होगा। प्राय क्या माना जाता है कि किसी राज्य में माइनॉरिटी के इंटरनल सिक्योरिटी का संकट पैदा करने के खतरे ज्यादा हो सकते हैं। लोकतांत्रिक राज्य होता क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक तो मानते हैं राज्य हमारा ही। अब इंग्लैंड में ईसाई थोड़ी मानेगा कि राज्य हमारा नहीं। हिंदू और मुसलमानों के लिए हो सकता है राज्य को अपना ना माने, और राज्य को अपना नहीं मानेंगे, उनको लगे कि हमारी संस्कृति का इंग्लैंड दमन कर रहा है, हमारे धर्म का पालन नहीं करने दे रहा है, तो हिंदू मुसलमान इंग्लैंड के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। वो विध्वंसक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, बम रख सकते हैं, कहीं गोलीबारी कर सकते हैं, क्योंकि संतुष्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुसंस्कृतिवाद लगा दिया तो अल्पसंख्यक संतुष्ट हो गए। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक तो राज्य को अपना मानते ही हैं, अल्पसंख्यक भी राज्य को अपना मानने लगे। दोनों राज्य को अपना मानने लगे तो अल्पसंख्यक हथियार नहीं उठाएंगे। इससे आंतरिक सुरक्षा का संकट खत्म हो जाएगा। अल्पसंख्यकों का राज्य से क्या बन जाएगा? भावनात्मक लगाव, क्योंकि राज्य की भावनाओं को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। तीसरा, जब आंतरिक सुरक्षा का संकट खत्म होगा तो राज्य को पुलिस सेना पर कम खर्च करना पड़ेगा। पुलिस सेना पर राज्य कम खर्च करेगा तो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोड, बंदरगाह, इस पर खर्च करने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। तो राज्य में आर्थिक गतिविधियां ज्यादा तीव्र हो जाएंगी। राज्य में कहीं दंगा, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं, निवेशक ज्यादा आएंगे। राज्य का अल्पसंख्यक पैसा कहीं बाहर नहीं भेजा, यही कमा रहा है, यही राज्य में खर्च कर रहा है, राज्य की इकोनॉमी का साइज बड़ा होगा। इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा आर्थिक विकास एवं समृद्धि बेहतर होगी। ऐसे बहुत सारे लाभ होंगे। अल्पसंख्यक सिक्योर्ड हो जाएगा, उसको लगेगा कि राज्य में तो संविधान में हमारे लिए स्पेशल राइट दे दिया गया है, इसको कोई बदल नहीं सकता, संसद से भी नहीं बदल सकते आप। ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। माइनॉरिटी एश्योर्ड हो जाए तो उस राज्य में सांप्रदायिक तनाव कम हो जाएगा, क्योंकि इनसिक्योर माइनॉरिटी धर्म की तरफ ज्यादा भागेंगे, सिक्योर माइनॉरिटी धर्म से उतना नहीं चिपकेंगे। तो माना गया कि इससे अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की बीच दूरी घटेगी। तो ये बात भी है। और बहुत सारे लाभ, सांस्कृतिक विविधता इससे बढ़ जाएगी, भाषाई विविधता, खान पान की विविधता, पहनावे की विविधता, सब विविधता बढ़ जाएगी। तो आप कह देंगे इससे क्या होगा? इससे सांस्कृतिक विविधता बढ़ेगी। अब ऐसे बहुत सारे लाभ आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर हानि क्या है? तो बहुत बढ़िया है, पर्सनल लॉ बढ़िया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सब जो बताया ये हुआ नहीं। हुआ क्या? ये सिद्धांत है, मल्टीकल्चर का सिद्धांत है कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। हुआ क्या वो समझो। और जो हुआ वो व्यापक हानि लेके आया। उसी व्यापक हानि से पर्सनल लॉ की क्रिटिक शुरू हो गई और यूसीसी के लिए मांग की जाने लगी। तो हानि समझेंगे तो पर्सनल लॉ की क्रिटिक और जो बहुसंस्कृतिवाद का ये मॉडल है इसके खिलाफ सवाल समझ पाएंगे। तब समझ पाएंगे कि अगर हम यूसीसी की तरफ जाएंगे तो इन हानियों को रोक लेंगे, लेकिन जब यूसीसी की तरफ जाएंगे तो उसकी भी हानियां होंगी। इसमें क्या पढ़ा है? कोई मॉडल कंप्लीट अच्छा नहीं है। यूसीसी की हानियां होंगी, उसकी हानियां देखेंगे तो भी कई बार बहुत खराब लगेंगी, बड़ी घातक लगेंगी। इसका मतलब कोई बात बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं है। यूसीसी अपनाओगे तो सारे लाभ खत्म हो जाएंगे। माइनॉरिटी डर जाएगा, सांस्कृतिक विविधता खत्म हो सकती है, माइनॉरिटी में राज्य क्षेत्र की निष्ठा पैदा हो सकती है, माइनॉरिटी का सेकंड रेट सिटीजन बना देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर सारे जो बहुसंख्यकों के सांस्कृतिक मूल्य हैं वही माइनॉरिटी पर थोप देंगे। बहुत सारे खतरे पैदा होंगे यूसीसी से। जितने लाभ है सब खत्म कर दो, यूसीसी बन जाएगा। लेकिन यूसीसी बहुत सारे लाभ लेके भी आएगा। अब इसकी हानियां भी सुनने जा रहे हैं। तब हमारे सामने क्या बनेगी दुविधा कि क्या करें, यूसीसी चुने या पर्सनल लॉ। तब हमको उस दुविधा का समाधान करना पड़ेगा, और ये दुविधा समाधान करना सीख गए तो इस टॉपिक में निजी जीवन की नैतिकता में कहां तक पहुंच गए? पहुंच गए वहां तक जो हमारा लक्ष्य था। कितने सवाल थे? 4 सवाल। क्या क्या था? निजी जीवन की नैतिकता क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, इसकी दुविधाएं क्या हैं और उन दुविधाओं को हल कैसे करते हैं। ये सवाल थे, 5 सवाल थे बेसिकली। अगर इसकी दुविधाएं क्या है इसको एक सवाल मान लो तो 5 सवाल हो जाएंगे। अगर दुविधाएं क्या, दुविधाओं को हल कैसे करोगे इसको एक सवाल मानोगे तो 4। ठीक है?
तो आइए जरा देखिए भाई, जरा सुनो। अब इसकी हम बताने जा रहे हैं आपको क्या हानियां बहुसंस्कृतिवाद की, पर्सनल लॉ की। इसलिए एथिक्स की पढ़ाई, मैंने कहा था ना, निबंध की पढ़ाई भी है। यूसीसी कितना बड़ा मुद्दा है देश में। अभी उत्तराखंड यूसीसी कानून पास भी कर दिया। देश में इसको लेकर डिबेट भी चल रही होती है। फैजान मुस्तफा ने एक बड़ा आर्टिकल लिखा था। तो एथिक्स के विद्यार्थी के तौर पर आप इन मुद्दों पर अपनी एक समझ बना सकते हैं। इससे बहुत सारे कॉन्टेम्परेरी इशू, और यही इंटरव्यू भी है, इसको सीख गए तो इंटरव्यू सीख जाओगे। तो इंटरव्यू भी यही है, निबंध भी यही है, एथिक्स भी यही है। कई बार सोशल प्रॉब्लम आपके जीएस फर्स्ट पेपर में भी बहुसंस्कृतिवाद है सोसाइटी में। तो आप जो पढ़ रहे हैं जीएस फर्स्ट पेपर में भी काम आएगा, निबंध में भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा, बहुत सारी जगहों पर काम आएगा। सुनिए, देखिए, देखो, जब हम ये पर्सनल लॉ देंगे माइनॉरिटी को और कहेंगे कि कोई समुदाय अपने निजी कानून खुद बनाएगा। हानिया सुनना, मैं पहले प्रवचन दे रहा हूं, भाषण लिख नहीं रहा हूं, फिर सुनो। अपने निजी कानून खुद बनाएगा, तो बताओ पूरा समुदाय, पूरा मुस्लिम समुदाय कानून बनाएगा कि मुस्लिम समुदाय के मौलवी और उलेमा कानून बनाएंगे? सांस्कृतिक धार्मिक कानून का ज्ञान किसको है? अगर मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक हैं तो उलेमा और मौलवी को है। अगर इंग्लैंड में पर्सनल लॉ दिया जाता हिंदुओं को, तो हिंदुओं के कानून कौन बनाता? सांस्कृतिक कानून। क्योंकि बौद्धिक कानून तो संसद बना ही रही, सांस्कृतिक कानून का अधिकार आपको निजी कानून के तौर पर दिया गया। और सांस्कृतिक कानून का एक्सपर्ट कौन होता ब्रिटेन में? हिंदुओं के लिए ब्राह्मण। तो ब्रिटेन में हिंदुओं को अगर पर्सनल लॉ मिलता तो ब्राह्मण कानून बनाते, पुरोहित कानून बनाते। भारत में मिलेगा तो मुसलमानों को, क्योंकि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है, इंग्लैंड में हिंदू अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो जब मौलवी उलेमा कानून बनाएंगे तो बताओ मौलवी उलेमा क्या चाहेंगे? समाज प्रगतिशील हो जाए, धर्म और संस्कृति में जो रूढ़ियां को हटा के कानून बनाया जाए, या फिर मौलवी उलेमा प्रगतिशील लोग नहीं हैं, इनमें प्रगतिशीलता की जगह रूढ़िवादिता ज्यादा है। अगर आप कहेंगे कि हां मौलवी उलेमा तो रूढ़िवादी लोग होंगे, तभी तो मौलवी हैं, तभी तो उलेमा हैं, इसका उसे धार्मिक बात समझते हैं, धर्म की किताब से चिपकते हैं। तो वो धर्म की किताब से चिपकेंगे तो क्या चाहेंगे? मुस्लिम समुदाय पूरा प्रगतिशील बन जाए, उसकी संस्कृति में सुधार हो जाए, उसकी संस्कृति प्रगतिशील हो जाए, या मुस्लिम समुदाय को भावुक आस्थावान बना के संस्कृति में जकड़े रखा जाए? अगर ब्राह्मण पुरोहित नियम बनाते हिंदुओं का, तो क्या चाहते कि ब्राह्मणवाद पुरोहितवाद को तोड़ दिया जाए, तो उसको मजबूत रखा जाए? ब्राह्मणवाद पुरोहितवाद को कब मजबूत रखा जाएगा? जब रूढ़ियों आस्थाओं को मजबूत करेंगे, तोड़ देंगे, रूढ़ी आस्था मजबूत टूट जाएगी, तो कौन सा हिंदू ब्राह्मण को पूछने जाएगा? कौन सा पुरोहितवाद की तरफ जाएगा? इसलिए जब आप पर्सनल लॉ देंगे और पर्सनल लॉ में तथाकथित इस्लामिक विद्वान को रखेंगे, इस्लामिक विद्वान में उलेमा है, तो कुरान और हदीस और शरीयत से सारी बात कहेगा। ठीक वैसे जैसे हिंदू अगर वेद पाठी आदमी होता तो कहता वेद में जो लिखा वही सब आखिरी शब्द है। अब वेद पाठी हिंदू अगर नियम बनाता तो वर्ण व्यवस्था को हटाने देता। अगर ब्राह्मणों को सारे नियम सांस्कृतिक बनाने होते तो क्या कहते? वर्ण व्यवस्था हमारे वेद में लिखा है, और वेद में लिखा तो उसको छू नहीं सकते हो, हमारे समुदाय के भीतर ये छुआछूत चलने दो। अल्पसंख्यक मुसलमान होंगे तो उनका पुरोहित कौन है? मौलवी उलेमा है, वो कहेगा कुरान में जो लिखा वही आखिरी बात है। अब कुरान में तो स्त्रियों की बराबरी नहीं लिखी है। कुरान तो पितृसत्तात्मक है, जैसे हिंदू धर्म पितृसत्तात्मक है, कुरान भी पितृसत्तात्मक है। देखिए ना, तालिबान ने जहां जहां इस्लामिक रूल आता है वहां सबसे पहली गाज औरतों पर गिरती है। कोई इस्लामिक कंट्री देख लीजिए, जेंडर जस्टिस में सबसे खराब हालत औरतों की वही मिलेगी आपको। जब मौलवी उलेमा को आप कानून बनाने देंगे तो क्या करेंगे? समाज को रूढ़िवादी बना देंगे। भाई बात कंप्लीट नहीं समझिएगा, पहले लंबी बात जाएगी। समाज को रूढ़िवादी बना देंगे। ये मदरसों और हिंदू अगर अल्पसंख्यक होते तो गुरुकुल, मदरसों और गुरुकुल से धार्मिक शिक्षा देंगे एक बच्चे को तो उसके कोमल मन में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास रोक देंगे। ये समुदाय के भीतर सामाजिक न्याय नहीं होने देंगे। क्या चाहते थे कि हमको निजी कानून इसलिए दो जिससे बहुसंख्यक हमारे पर हावी ना हो जाए, लेकिन ये अपने समुदाय के भीतर जो पुरुष स्त्रियों पर हावी हैं उसको बनाए रखना चाहेंगे। एक तरफ समानता चाहते हैं हिंदुओं से, हिंदू हम पर हावी ना हो, इसलिए हमारे निजी कानून बने रहे, लेकिन उसी निजी कानून से ये स्त्रियों के संदर्भ में समानता नहीं देंगे। तो क्या होगा? इन निजी कानूनों के होने से अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर प्रगतिशीलता रुक जाएगी, सांस्कृतिक सुधार रुक जाएगा। क्योंकि बहुसंख्यकों के मामले में राज्य हिंदू कोड बिल ले आएगा, तलाक विवाह तक के नियम बदल देगा, उत्तराधिकार के नियम बदल देगा, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय कहेगा कि हमारा उत्तराधिकार का नियम, हमारे विवाह तलाक का नियम सब हम तय करेंगे। जब संसद हिंदुओं का कानून बनाएगी तो प्रगतिशील कानून बनाएगी, लेकिन जब अल्पसंख्यक अपने धार्मिक नजरिए से कानून बनाएंगे तो वो समाज को प्रगतिशील होने से रोक देंगे। इसलिए एक ही राज्य के भीतर दो तरह की चीजें दिखाई देंगी। एक जगह हिंदू स्त्री को तलाक देना आसान नहीं, तलाक दोगे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, कोर्ट में 10 साल 4 साल 6 साल 2 साल मुकदमा लड़ना पड़ेगा। इतना आसान नहीं स्त्री से छुटकारा पाना कि आप विवाह कर लिए छुटकारा ले लिए, और राइट कोर्ट देखेगा। और अगर आप मुसलमान हैं और उसका पर्सनल लॉ हमने बना रखा है तो आपने तलाक तलाक बोला, काम खत्म, या कोई कोर्ट, चलो तो ट्रिपल तलाक खत्म हो गया है, लेकिन वो तब हुआ जब राज्य उसमें हस्तक्षेप किया। राज्य हस्तक्षेप न करता
तो सांस्कृतिक मान्यता के हिसाब से तो हिंदू स्त्री क्या कर रही है? अपने पति से भत्ता ले रही है, उसकी कमाई का हिस्सा ले रही है, और तलाक आसानी से नहीं दे सकते आप। बच्चे की कस्टडी से लेकर सब कुछ स्त्री के पास रहेगा। हिंदू स्त्री के मामले में कोर्ट स्त्री को ज्यादा एडवांटेज देंगे, बच्चे की कस्टडी उसको देंगे, पैसा दिलवाएंगे, परवरिश बच्चे करने के लिए पैसा देना पड़ेगा पिता को। आप स्त्री से विवाह करके उससे बच्चा पैदा करके उसको डंप नहीं कर सकते। लेकिन मुस्लिम स्त्री के संदर्भ में नहीं होगा, तो क्या होगा? स्त्रियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। हिंदू स्त्रियों और मुस्लिम स्त्रियों में जो HDI सूचकांक होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस होंगे, उसमें मुस्लिम स्त्रियां पीछे रह जाएंगी, हिंदू स्त्रियां आगे निकल जाएंगी। कामकाज में, सार्वजनिक जीवन में, पहनावे में, तमाम बातों में बहुसंख्यक वर्ग की स्त्रियों में प्रगतिशीलता ज्यादा दिखेगी, अल्पसंख्यक वर्ग की स्त्रियों में उतनी प्रगतिशीलता नहीं दिखेगी। दूसरा क्या होगा? जब आप सांस्कृतिक शिक्षा देने के लिए मदरसा गुरुकुल खोलेंगे, जैसे हिंदू अल्पसंख्यक होते और गुरुकुल में पढ़ने जाते, अब संस्कृत पर क्या आप निकलते? संस्कृत की बाजार में कोई मांग नहीं, संस्कृत बाजार की भाषा नहीं। आज ठीक है, हिंदुओं की भाषा रही होगी, लेकिन आज बाजार की भाषा संस्कृत नहीं है। बस एक बच्चा अरबी सीख के, उर्दू सीख के, कुरान पढ़ के मदरसे से आए तो उसका तो बाजार में कोई मूल्य नहीं। तो जो धार्मिक शिक्षा देने के लिए तमाम इदारे खुलेंगे, संगठन खुलेंगे, ये धार्मिक शिक्षा जब देंगे तो अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षा ले रहा है, फिर बड़ा होकर उसके साथ तार्किक शिक्षा लेने की कोशिश करेगा, और बहुसंख्यक बच्चा बचपन से केवल तार्किक गणित विज्ञान पढ़ रहा है, तो जो कंपटीशंस होंगे, प्रतिस्पर्धा होगी बाजार में, उस प्रतिस्पर्धा में नौकरियों में अल्पसंख्यक पिछड़ते चले जाएंगे। सारी नौकरियों पर बहुसंख्यकों का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग ऐसा नहीं कर रहा है कि अपने बच्चे को पहले स्कूल में भेजा, गुरुकुल में जहां वेद सीखेगा, गीता सीखेगा, फिर आगे चलकर गणित विज्ञान सीखेगा। अल्पसंख्यक वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा, उसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा वो धार्मिक शिक्षा ले रहा होगा, और जब वो धार्मिक शिक्षा लेगा तो गणित विज्ञान के साथ धार्मिक शिक्षा चल रही, इधर बहुसंख्यक बच्चे की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, केवल किसने पढ़ा? केवल नौकरी के लिए। वो धर्म और नौकरी दोनों को साधने की कोशिश करेगा, तो बहुसंख्यक बच्चा उससे आगे निकल जाएगा। इसलिए राज्य की आर्थिक अवसरों में बहुसंख्यकों का कब्जा हो जाएगा, अल्पसंख्यक आर्थिक जीवन पिछड़ने लगेंगे। जितने उच्च प्रतिस्पर्धा वाले पद होंगे उन पर खासतौर पर बहुसंख्यकों का कब्जा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, नौकरियां केवल इस बात से नहीं, नौकरियां कई तरह की स्किल से, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से। जब आप धार्मिक ज्यादा होते हैं तो फ्लेक्सिबल कम होते हैं। एक आदमी जब धार्मिक नहीं तो उसको जो पहनाना चाहो पहन लेगा, क्लीन सेवन कर आ जाओ, क्लीन सेव करवा लेगा, अपने तमाम प्रतिमान बदल लेगा। लेकिन जब मैं धार्मिक होऊंगा तो तमाम समझौते नहीं करूंगा। और बाजार क्या चाहता है? बाजार फ्लेक्सिबल आदमी चाहता है। बाजार ये नहीं चाहता कि आप नवरात्र के दिन में कहते हैं हम हवन करने जा रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कहेगा हम तो रोज जुम्मे की नमाज के लिए जा रहे हैं। भारत में तो चल जाएगा, लेकिन इंग्लैंड में, अमेरिका में नहीं चलेगा। तो बाजार को लेना पड़ेगा। मान लो मुसलमान को, हिंदू को, हिंदू कह रहा है हम सुबह शाम तक काम करने के तैयार है, मुसलमान कह रहा है हम तो बीच बीच में नमाज पढ़ने जाया करेंगे। बाजार क्या करेगा? मुसलमान को लेना बंद कर देगा, कहेगा रिजिड है। दूसरा परिणाम क्या होगा? उच्च नौकरियों से प्रतिस्पर्धा से अल्पसंख्यक बाहर जाने लगेंगे, अपनी आबादी के अनुपात में राज्य के आर्थिक संसाधनों की हिस्सेदारी कम होने लगेगी। तो अल्पसंख्यक क्या करेंगे? पेशेवर धंधे चुनेंगे, बाल काटना, ऑटोमोबाइल का काम करना, इसकी हुनर वाले काम, फल मंडी को संभालना, सब्जी मंडी संभालना, इस तरह की ट्रेडिंग करना। परिणाम क्या होगा? तो इस तरह का काम आप करते हैं तो अपने बच्चों को उसी समाज में जहां आप हैं उन्हीं काम धंधों में लगा लेते हैं। बहुसंख्यक वर्ग में पिता क्या कर रहा है? अपने बच्चे को पहले गांव में आपने शुरुआत की, फिर पढ़ने के लिए किसी शहर भेज दिया, फिर वो दिल्ली चला गया, फिर नौकरी के लिए वो हैदराबाद चला गया। कल्चर चेंज हो रहा है। इसलिए बच्चे के पढ़ाई लिखाई नौकरी करते करते उसके एक्सपोजर का दायरा बहुत बड़ा हो गया, जब तमाम तरह के कल्चर से गुजरा, अलग अलग लोगों के साथ उठा बैठा, खाना पीना खाया। लेकिन अल्पसंख्यक बच्चा जहां पैदा हुआ, अपने पिता का उसी धंधे में काम हाथ बटाएगा, तो उसका समाज पीढ़ी दर पीढ़ी से वहीं रुका हुआ है। आप जरा सोचिए कि अगर आप जिंदगी भर गांव में रह जाएं अपने माता पिता के साथ, तो आपका जो कल्चर होगा, और आप 15 साल 18 साल की उम्र में दिल्ली चले आए, माता पिता से बाहर, गांव से बाहर, फिर दिल्ली से कभी नौकरी करने के लिए बेंगलोर चले जाए, क्या होगा? कल्चर में बदलाव होगा। जब माता पिता के साथ रहते हैं तो माता पिता हमको सांस्कृतिक रूप से कंट्रोल करते हैं। हमारी संस्कृति कंप्लीटली वही होगी जो हमारे माता पिता की है। परिणाम स्वरूप इस काम धंधे का मामला नहीं होगा, आप आर्थिक गतिविधियों से बाहर होंगे, आप परंपरागत व्यवसाय की तरफ जाएंगे, तो आप एक ही समाज में वही पीढ़ियों से रहेंगे, और पीढ़ियों से वही रहेंगे तो आपके मूल्य भी पीढ़ियों से वही बने रहेंगे, क्योंकि एक पीढ़ी के मूल्य अभी पीढ़ी में जा रहे हैं। लेकिन एक बच्चा या लड़की अपने गांव से निकल आई, दिल्ली में रह रही, दिल्ली बाद बेंगलोर चली गई, अब उसके मूल्य बदल रहे हैं। तो मूल्य में बदलाव की रफ्तार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों में अलग अलग होगी। इसे एक ही राज्य में दो अलग अलग तरह के मूल्यों के सेट बनेंगे। परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच सांस्कृतिक धार्मिक तनाव बढ़ने लगेगा, क्योंकि बहुसंख्यक मानेंगे कि अल्पसंख्यक ज्यादा रिजिड है, ये धार्मिक रूप से ज्यादा रिजिड है, सहिष्णु कम है, कल्चरल स्पेस नहीं देते हैं। और अल्पसंख्यकों को लगेगा कि इस राज्य में हमारी आर्थिक अवसर कम है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। परिणाम स्वरूप दो तरह की पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी होंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुओं को समझेगी कि ये तैयार है एकदम, अल्पसंख्यकों को इसमें गुस्सा है, इसको वोट बैंक बनाओ, वो बहुसंख्यकों की राजनीति करने लगेगा, सांप्रदायिक एक पार्टी। और दूसरी पार्टी समझेगी कि अल्पसंख्यक सुरक्षित है, इसके साथ बहुसंख्यक संदेह की निगाह को देख रहा है, इसकी लॉयल्टी पर शक करता है, भाईचारा नहीं है अल्पसंख्यक के प्रति बहुसंख्यक के मन में, उसकी सामाजिक आर्थिक हैसियत को ठीक नहीं करना चाह रहा है। तो अल्पसंख्यक को ये बात अपील करेगी और उसके लिए एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, जिस पॉलिटिकल पार्टी का अल्पसंख्यक लाल हो जाएगा। राज्य में क्या हो जाएगा? ध्रुवीकरण, मुसलमान एक पार्टी को वोट देंगे, हिंदू एक पार्टी को वोट देंगे, सांप्रदायिक राजनीति शुरू हो जाएगी, सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, जेंडर जस्टिस पर इसका फर्क पड़ेगा। इस तरह की तमाम समस्याओं के कारण अच्छा, बहुत सारे अल्पसंख्यक इतना एनालिसिस नहीं करेंगे,
क्योंकि उनको जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा कि राज्य उनके साथ भेदभाव कर रहा है, जो दिखाई देगा, क्योंकि राज्य में हिंदू जब बहुसंख्यक होंगे और वो वोट बैंक बन जाएंगे तो हिंदुओं की राजनीति ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, और हिंदुओं की राजनीति ताकतवर हो जाएगी तो राज्य मुसलमानों के साथ अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करना शुरू कर देगा। जब भेदभाव करना शुरू कर देगा, अल्पसंख्यक को टारगेट करेगा, निशाने पर लेगा, उसके घर गिराएगा, तो अल्पसंख्यकों में गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अल्पसंख्यक जब गुस्सा होंगे तो वो हर बात के लिए फिर राज्य को जिम्मेवार मानेंगे, केवल इसी बात के लिए नहीं जो सरकार गलत काम कर रही है उसी बात के लिए नहीं मानेंगे, हमारे पिछड़ेपन का कारण भी राज्य है, हमारे आर्थिक पिछड़ेपन का कारण भी राज्य है। तो वो क्या चाहेंगे, वो समझेंगे कि राज्य हमारे धर्म के भीतर कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो और धर्म से चिपक जाएंगे, जो कि असुरक्षित माइनॉरिटी हो, क्योंकि राज्य उसके साथ भेदभाव कर रहा है, राज्य उसके साथ भेदभाव कर रहा है तो इनसिक्योर होता जाएगा, इनसिक्योर होता जाएगा तो कल्चर से धर्म से और चिपकता जाएगा। वो सांस्कृतिक रूप में पहनावे को अपने प्रमोट करने लगेगा, और तो मर्दों में सब में खास तरह का पहनावा पहनने के प्रचलन और बढ़ जाएंगे, पाबंदियां और बढ़ जाएंगी, धार्मिकता और बढ़ जाएगी। इससे किसी तरह का जो लाभ आप बहुसंस्कृतिवाद से चाहते थे वो सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। डरा हुआ माइनॉरिटी, भेदभाव का शिकार माइनॉरिटी, उसमें आक्रोश भी पैदा होगा, गुस्सा पैदा होगा, इससे संघर्ष होगा, इससे इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जो आप फ्रांस में देखते हैं। फ्रांस में ज्यादातर इस तरह की घटनाओं में मुस्लिम समुदाय का रोल होता है। कौन से मुस्लिम? अफ्रीकी मुस्लिम। फ्रांस ने अफ्रीका को उपनिवेश बनाया, वहां से बहुत सारे मुसलमानों को लेकर आए, लेकिन जब फ्रांस का राज्य अपने सेकुलरिज्म का स्ट्रिक्ट आइडिया थोपता है कि हम तुमको बुर्का नहीं पहनने देंगे, हम तुमको फला नहीं करने देंगे, शार्ली हेब्दो नाम की मैगजीन पैगंबर का कार्टून छाप देती है, उसने ईसा मसीह का भी कार्टून छापा था, पैगंबर का भी छापा, तो राज्य के मुसलमान उनको लगता है हमारी संस्कृति पर अटैक हो रहा है और वो आक्रोशित हो जाते हैं। तो ये जो बात है, इसी कारण से तब कुछ राज्य मानने लगेंगे कि अब समय आ गया है पढ़ाई लिखाई के मामले में हिंदू मुसलमान की पढ़ाई एक होनी चाहिए। आप धार्मिक शिक्षा क्या देंगे, आप घर पर दीजिए, स्कूल धार्मिक शिक्षा का जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे हिंदू स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, वैसे मुसलमान धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। लिपि भाषा घर पर सिखाइए। जैसे हिंदुओं के तलाक के नियम स्त्रियों के लिए हैं, वैसे मुस्लिम स्त्रियों के भी तलाक के नियम होने चाहिए। राज्य जेंडर जस्टिस करेगा। क्या हो जाएगा कि स्त्रियों के तलाक के नियम चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो एक ही होगा, पढ़ाई लिखाई का तरीका एक ही होगा, सबको विज्ञान गणित पढ़ाया जाएगा, ऑफिस में ड्रेस कोड बनाया जाने लगेगा, एक तरीके से समान संहिता की बात की जाएगी कि राज्य में किसी एक वर्ग को हम उलेमा, पुरोहित, पादरी, मौलवी के हाथ में नहीं छोड़ सकते, वो कानून नहीं बनाएंगे, वो पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने ये सुना, ये जिससे आप समान नागरिक संहिता की तरफ जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ये वही राज्य है जिस पर बहुसंख्यक राजनीति का कब्जा हो चुका है, राजनीति सांप्रदायिक हो चुकी है। तो जो सरकार है जब ये काम करेगी तो उसकी नीयत केवल स्त्रियों को बराबरी का हक देने की नहीं होगी, उसकी नीयत इस्लामिक संस्कृति को कमजोर करने की भी होगी, क्योंकि अब सरकार न्यूट्रल नहीं रह जाएगी, सरकार सांप्रदायिक हो चुकी होगी, क्योंकि हिंदू वोट बैंक बन चुका होगा। तो जब समान नागरिक संहिता के लिए इन सब बातों को सामने रखते हुए सबके लिए एक समान कानून बनाने की बात कहेंगे, पर्सनल लॉ को खत्म करने की बात कहेंगे कि मौलवी उलेमा को नियम नहीं बनाने देंगे, तो असल में उसका इरादा केवल सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, जेंडर जस्टिस, लैंगिक न्याय नहीं होगा, उसका इरादा इस्लामिक संस्कृति को कमजोर करना होगा, क्योंकि राज्य पर सांप्रदायिक सरकार का कब्जा हो जाएगा और इस्लामिक संस्कृति को क्या करेगी, अल्पसंख्यक संस्कृति को क्या करेगी, नष्ट करने की कोशिश करेगी। भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो सकती है। तो आप समान नागरिक संहिता को एक रास्ता बनाएंगे, जिस रास्ते से आगे बढ़ के आप इस तर्क से अल्पसंख्यक संस्कृति को कमजोर करके एक समान कानून, एक समान नियम से, एक समान शिक्षा से, मैंने बताया ना कि इंग्लैंड अमेरिका में जो होगा कि आप नाम मात्र के हिंदू रहेंगे लेकिन आपको जानकारी ज्यादा होगी अमेरिका के लिटरेचर की, इंग्लैंड के लिटरेचर की, तो वो माइनॉरिटी बच्चा अपने संस्कृति से डिस्कनेक्ट होता जाएगा। परिणाम स्वरूप समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यक संस्कृति को दोयम दर्जे की संस्कृति बना देगी और अल्पसंख्यकों को सेकंड रेट सिटीजन बना देगी। दुविधा हो गई, राज्य को समान नियम बनाने देंगे समान नागरिक संहिता के तहत, तो अल्पसंख्यक दोयम दर्जे के नागरिक बन जाएंगे, क्योंकि राज्य अब निष्पक्ष नहीं है, राज्य को सरकार चला रही है और सरकार में सांप्रदायिक राजनीति शुरू हो चुकी है। और अगर हम राज्य को समान नागरिक संहिता बनाने की ओर नहीं ले जाते और निजी कानून बनाए रखने देते हैं जिससे अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, तो अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर व्यापक सुधार नहीं होंगे, वो रूढ़िवादिता में जकड़े रहेंगे, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाला एक मौलवी उलेमा वर्ग है जो मदरसों में पढ़ाने से लेके उनके कानून बनाने तक छोटा सा वर्ग होगा, लेकिन इसी का वर्ग ये पावरफुल वर्ग है, यही मस्जिदों में तकरीर करता है और मदरसों से पढ़ के आया होता है, तो ये माइनॉरिटी के ब्रेन को कंट्रोल करता है। संख्या ज्यादा नहीं, संख्या इनकी 5 लाख होगी, सारे मौलवी उलेमा मिला के मस्जिद 5 लाख लोग, लेकिन 5 लाख लोग कहां से आए? मदरसों से आए। और मदरसों से क्या सीख के आए? इस्लाम और शरीयत, और ये उसी इस्लाम शरीयत के आइडिया को नमाजों के दौरान, बाकी दौरान ये क्या करेंगे, ये उसको प्रोपेगेट करेंगे। तो ये खतरा है कि माइनॉरिटी बच्चे, वो माइनॉरिटी यूथ, माइनॉरिटी पॉपुलेशन, उसमें उसी तरह के रिफॉर्म मूवमेंट्स कैसे शुरू होंगे जैसे भारत में अंबेडकरवाद ने, पेरियारवाद ने हिंदुओं में शुरू किए। ध्यान रखना, पेरियारवाद में हिंदू धर्म की सारी किताबें जलाई गई, पवित्र से पवित्र किताबें जलाई गई, सारे हिंदू देवताओं को बुरा भला कहा गया, और पेरियारवाद का भारत में बड़ा महत्व, पूरी तमिलनाडु की राजनीति पेरियारवाद पर खड़ी है। लेकिन ऐसा इस्लाम की किताबों, इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ भारत में नहीं हुआ। किसी हिंदू किताब और किसी हिंदू देवी देवता का कोई आइडिया नहीं जिसको अंबेडकर, पेरियार, गुलामगिरी में ज्योतिबा फुले ने चैलेंज ना किया होगा। गुलामगिरी आप पढ़ेंगे, उसमें हिंदू देवी देवताओं को खूब मजाक उड़ाया गया।
तो जो पूरा भारत में सुधारवादी आंदोलन था वो सामाजिक न्याय से शुरू हुआ, तो इस्लाम के भीतर कैसे होगा? और इस्लाम के भीतर नहीं होगा तो एक वर्ग प्रगतिशील सामाजिक न्याय सेकुलरिज्म की बात करेगा, दूसरा वर्ग धार्मिक बना रहेगा, तो बात कैसे हल होगी? ये जो समस्या है, जटिल समस्या है, इस दुविधा का हल कैसे हो? आगे कुआं पीछे खाई। पर्सनल लॉ में जाते हैं तो रूढ़िवादिता साथ में आ जाएगी, माइनॉरिटी आर्थिक जीवन से बाहर रहेंगे। मदरसे और तालीम चलने देंगे तो मदरसे में कोई पढ़ेगा भी, कोई पढ़ाएगा भी। पढ़ाने वाला जिस भाषा में पढ़ाएगा उस भाषा में विज्ञान और गणित की रचना नहीं हुई है। वो भाषा मूलतः सांस्कृतिक और धार्मिक भाषा है, बाजार की भाषा नहीं है। ये खतरे होंगे। और अगर आप पर्सनल लॉ खत्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे तो मैंने कहा कि सांप्रदायिक राजनीति अल्पसंख्यकों को निकल जाएगी। ठीक है, तो लाभ भी है, हानि भी है। तो अब आप इस तरह की बात अगर समझ गए तो कल हम लोग एक दो दुविधाएं और बनाएंगे इसकी, और फिर जाएंगे दुविधा हल कैसे होगी। दुविधा हल कैसे होगी, क्या करना चाहिए, क्या सही होगा, इस बात को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो कल मिलते हैं। हानियां मैंने लिखी नहीं है, लेक्चर सुन के कुछ नोट कर लेना। जैसे लैंगिक न्याय की हानि, समाज में दो अलग अलग वर्गों में अलग अलग तरह की शिक्षा का मॉडल, एक वर्ग के आर्थिक जीवन में आगे निकल जाने की बात, इस तरह की कुछ हानियां आप इसे लिख लीजिएगा। और फिर समान नागरिक संहिता से हानियां लिखनी होंगी तो लिख लीजिएगा कैसे उससे बहुसंख्यक सांप्रदायिकता वो सर उठाएगी। कई बार कहा जाता है कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक होती है बहुसंख्यक सांप्रदायिकता, क्योंकि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता बहुत बड़ा दायरा होता है उसका। अल्पसंख्यक सांप्रदायिक होते हैं उनको संभाला जा सकता है, बहुसंख्यक सांप्रदायिक होंगे उनको संभाल नहीं पाएंगे आप। तो कल इस पर और आगे बातचीत करेंगे और इस बात को, कॉन्सेप्ट को बढ़ाकर आगे थोड़ा इस पर चीज सीखने की कोशिश करेंगे।